करना है, सारे मौजूद हैं। ओके, अगर कोई रह जाए, आपको टैक्स आए तो मुझे बताइएगा। विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, the most gracious, the most merciful. Dear student, friend, follower, today in today's topic, you people will learn what is the difference between classical tragedy and modern tragedy. And you will see the definition of different tragedy, like classical tragedy, medieval tragedy, Renaissance tragedy, modern tragedy, and something like that. So tragedy mean drama. Don't confuse yourself. Don't get confused yourself. So you are getting confused yourself, sir. What is tragedy? Tragedy is basically drama, and what was the literature like in different periods. We have to see accordingly. हमने ये देखना है कि लिटरेचर जो है वो मेडिवल से लेकर उसके बाद क्लासिकल एज में हम आते हैं, और रोमांटिक, और उसके बाद मॉडर्न, इन सारी एजेस में लिटरेचर यानी कैसे कैसे बदलता रहा ट्रेंड। अब मेडिवल एज मैंने आपको बताया कि मज़हब की एज थी, मज़हब डोमिनेट करता था, मज़हब के बारे में ही लिखा जाता था, ठीक है। तो ट्रेजेडी भी वैसी होगी। आप देखें ज़रा शेक्सपियर की एज को, कि इवन के मेडिवल एज से निकलने के बाद रेनेसांस एज में भी तब भी जो उसका लिटरेचर है वो मज़हब के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी किसी ना किसी तरीके से। आप इससे भी ज़रा देखें, क्रिस्टोफर मार्लोव ने जो वर्क किया था, हमने पढ़ा था डॉक्टर फास्टस, तो डॉक्टर फास्टस के अंदर भी मज़हब जो है वो गुड एंजल और बैड एंजल की शक्ल में झलकता है, उसकी रिफ्लेक्शन जो है आपको मिलती है। तो यानी मैं ज़रा एक्सेप्ट कर लूँ किसी को। सर शेक्सपियर में कैसे मदद से रिलेटेड है, बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, असल में लगता है कि ये जो लिटरेचर है ना, उसमें थोड़ा सा झलक मिलती है मज़हब की, फेट की। अब देखें ज़रा, अब मज़हब से रिलेटेड अथैलो को देख लें या किंग लियर को देख लें। अब किंग लियर ने अपना जो यानी डिवाइड की अपनी सारी सल्तनत, उसके बाद ओवरऑल उसके ऊपर यानी वो प्रॉब्लम आई, फेट से रिलेटेड कोई चीज़ें, कंसेप्ट जो हैं उसमें है। इवन के ग्लॉस्टर का डायलॉग है कि एज फ्लाइज टू द वॉन्टन बॉयज वी आर टू द गॉड, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। एंड टॉक अबाउट द हैमलेट, देयर इज़ अ डिविनिटी दैट शेप्स आवर एंड। फिर एक वो खोपड़ी को पकड़ के, जो स्कल होती है उसे पकड़ के वो कहता है कि किसी लॉयर की खोपड़ी लगती है स्कल, और ये बड़ी बातें करता होगा, नो ही इज़ अ पार्ट ऑफ डस्ट एंड वेरी सून आई विल बी पार्ट ऑफ द डस्ट टू। तो इस तरह मज़हब जो है ना, उसके अंडरनीथ यानी बिटवीन द लाइन हमें कहीं ना कहीं मिलता है शेक्सपियर और एलिजाबेथन वर्क के ऊपर भी। जो भी इम्प्रेशन होता है वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। मेडिवल से शिफ्ट हो रहे थे, रेनेसांस एज में जब आए हैं, एलिजाबेथन एज में जब आए हैं, तो कुछ ना कुछ मज़हब का जो है वो रिफ्लेक्शन रहता है, यानी इवन के एलिजाबेथन एज में भी कहीं ना कहीं हद तक। लेकिन प्योर एज जो मज़हब की एज है वो मेडिवल एज है। उससे पहले जो एंशियंट ग्रीक की एज है वो सारी क्या गॉड गॉडसेस की एज है, वो तो वैसे ही आप कह लेंगे एक क्लासिकल एज थी, और वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग लिख रहे थे। और उनमें जो मेन राइटर थे वो सोफोक्ली थे, यूरिपिड्स थे और एस्किलस थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किए थे, लेकिन उनमें से 7 राउंड अबाउट 7 जो प्ले हैं मोर प्रोमिनेंट जो हैं वो आई थिंक यूरिपिड्स के महफूज हुए हैं, एस्किलस के भी 7 हैं, इस तरह सोफोक्ली के। तो 7 पे हमें 7 से ज़्यादा उनके महफूज नहीं मिलते। ये देखें आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने रखी हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। A drama is a literary work in which the main character is brought to ruins or suffer extreme sorrow, especially as a consequence of the tragic flaw, moral weakness, inability to cope with the unfavorable circumstances. तो ये ट्रेजेडी की एक डेफिनेशन है। ट्रेजेडी बेसिकली क्या होती है कि रूवन, डिस्ट्रक्शंस और स्पेशली कॉन्सिक्वेंस उसका ट्रेजिक फ्ला हो, वीकनेस हो करेक्टर में, और वो अनफेवरेबल चीज़ों को कोप विद करता है, मीन्स से उसको हैंडल करता है प्रोटैगोनिस्ट। अब नीचे आए, ये 1 by 1 डेफिनेशन है, इनको हम देखते हैं। थिएटर इन अ क्लासिकल एंड द रेनेसांस ड्रामा में यानी क्या उसकी डेफिनेशन है, देखें। अ प्ले इन विच द प्रोटैगोनिस्ट यूजुअली अ मैन ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड आउटस्टैंडिंग पर्सनल क्वालिटीज fall to disasters through the combination of the personal failing and personal failing and circumstances which he can't deal। यानी रेनेसांस और क्लासिकल ड्रामा के नज़दीक एक प्रोटैगोनिस्ट जो है वो क्या करता है, ऐसा इंसान है
जो आउटस्टैंडिंग जो पर्सनल क्वालिटीज़ हैं वो फेल होती हैं उसकी, कि वो जितने भी कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल फेलिंग एंड सर्कमस्टांसेस विच ही कांट डील, यानी वो डील नहीं कर पाता जो सर्कमस्टांसेस उसके साथ होते हैं, ये उसकी ट्रेजिडी का बायस बनती हैं। उसके बाद इन लेटर ड्रामा सच एज द इब्सन का अगर आपने कोई प्ले पढ़ा हुआ है, डॉल हाउस पढ़ा हुआ है या हेडा गैबलर पढ़ा हुआ है, एप्सन, हेनरिक एप्सन का, तो हेनरिक एप्सन का मैंने पहले बताया था, चूँकि वो मॉडर्न राइटर है, तो व्हाट हैपन इन हिज ड्रामा, you will see that the social crisis, society in fact causing the protagonist towards tragedy, कि वो इसलिए परेशान नहीं होती हेडा गैबलर कि उसके अंदर कोई ट्रेजिक फ्ला है वो ले जाता है उसको मौत की तरफ। उसे मौत की तरफ कौन लेके जाती है? सोसाइटी। कि मैं एक हेडा गैबलर हूँ, मैं गैबलर की बेटी हूँ, मैं जनरल गैबलर की बेटी हूँ, तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि मेरा लव बग के साथ अफेयर था और मैंने उसके साथ कोई इनलेजिटिमेट रिलेशन बनाए हुए थे, बीइंग अ वाइफ ऑफ द टेस्टमैन। आपने मॉडर्न प्ले पढ़ा हुआ है तो उसमें आपने देखा कि उसमें सोसाइटी जो है उसको कॉज बनती है उसकी डिस्ट्रक्शन का, उसका डाउनफॉल का। सो उसकी कैटास्ट्रॉफी किसकी वजह से आती है? इट इज़ टोटली कमिंग थ्रू सोसाइटी, बिकॉज शी डज नॉट कॉप विद सोसाइटी। आम बंदे होते हैं और वो आम बंदे जो मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर कोई रॉयल फिगर नहीं होता, मोस्टली आम यूजुअल जैसे हमारे जैसे लोग होते हैं, कोई रॉयल नहीं है, किंग नहीं है, प्रिंस नहीं है, प्रिंसेस नहीं है, इस तरह के लोग नहीं हैं, लेकिन उनको सोसाइटी के साथ डील नहीं कर पाते ठीक तरह से, वही उनकी कॉज की वही उनका कॉज बनता है ट्रेजिडी का। तो मेन कॉज ऑफ देयर ट्रेजिडी इज कमिंग ड्यू टू द नॉट कॉपिंग विद द सोसाइटी। अब यही डेफिनेशन उसकी लिखी है, इसको गौर से देखें। वो कहता है एब्सन अ प्ले इन विच द प्रोटैगोनिस्ट इज ओवरकम बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द सोशल एंड साइकोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस। गौर से ज़रा उस प्ले को आप पढ़ें, उसका जो ओवरऑल जो सेंट्रल आइडिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि एक तो वो साइकोलॉजिकली उसको प्रॉब्लम है हेडा गैबलर को, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है उसको कि सोसाइटी के साथ डील नहीं कर पा रही। हेनरिक एब्सन का द डॉल हाउस जो है, डॉल हाउस जो उसका प्ले है, अगर आप उसको गौर से देखें तो डॉल हाउस में भी ये है कि एक औरत है, एक नोरा नामी एक औरत है, और उसने अपने हस्बैंड के साथ प्रॉमिस किया कि वी विल नेवर टेक डेट वट एवर सर्कमस्टांसेस कम टू अस। सो यू बी वेरी रेजोल्यूट। उसको अपनी वाइफ को कहता है कि हमने, हाँ बंदे होते हैं ना, उन्होंने प्रिंसिपल बनाए होते हैं कि हमने भाई डेट नहीं लेना, कुछ भी हो जाए। वो बीमार होता है तो वो नोरा जाके डेट ले आती है, उससे कोई कर्ज ले आती है जो उसके साथ कोई ऑफिसर काम करता है। जब वो कर्ज लेकर आती है तो उसके बाद वही जो आदमी होता है वो उसको सड्यूस करने की कोशिश करता है कि या तो तुम मुझे फिजिकल रिलेशन बनाओ, अदरवाइज आई विल टेल टू योर हस्बैंड दैट यू हैव टेकन डेट फ्रॉम मी एंड यू आर नॉट गुड वुमन। तो वो कहती है कि बता दो, लेकिन मैं कभी भी अपने आप को तुम्हारे आगे सड्यूस नहीं होने दूंगी, यानी आई एम नॉट गोना बी फ्रजाइल वुमन, आई विल बी वेरी स्टेडफास्ट एंड रेजोल्यूट एंड कॉन्स्टेंट वुमन। तो वो उसके आगे डट जाती है और वो अपने हस्बैंड को जाके बताती है कि जब आप बीमार थे तो मैंने कर्ज ले लिया था। अब देखें ये सोसाइटी है ना, कि वो एक कम्युनिटी है, उसका प्रॉब्लम है और उसने कैसा डिस्कस किया है, ये भी एक मॉडर्न ट्रेजेडी है। एंड व्हाट हैपन, उसने उसे कहा कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में यू हैव कमिटेड सिन। उसने कहा नो आई डिडंट मेक एनी सिन, लेकिन वो उसको प्रोस्टिट्यूट कहता है, गालियाँ देता है, बुरा भला कहता है। तो वो अंदर जाती है, अपना सूटकेस जो लेकर आती है और वो कहती है कि मैंने फैसला कर लिया कि मैं सोसाइटी के साथ लड़ूंगी। वो उसे कहता है तुम मदर हो, तुम बच्चों की मदर हो, तुम मेरी वाइफ हो, सोसाइटी तुम्हें क्या कहेगी, लेकिन वो सोसाइटी को ब्रेक करती है उन शैकल को। तो इस तरह सोसाइटी के साथ एक टसल, हमारी मॉडर्न मैन है ना, तो हमारे प्रॉब्लम किसके साथ हैं? हमारे मसाइल ये हैं कि हम कैसे इस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, इसमें इसके साथ हम दो चार हैं। तो वही मसाइल जो है वो डिस्कस होंगे। पुराने मसाइल क्या थे ट्रेजेडी के, यही सारे हम यही इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि रोमन ग्रीक का कल्चर और था, वो रहते थे गॉड गॉड्सेस में और उनकी प्री डिटर्मिन्ड फेट होती थी कि भाई ये फेट है, ऐसे कोई बंदा है, उसको पोलो ने कोई कर्ज कर दी या कोई दीगर उनके जो गॉड गॉड्सेस हैं वो पहले से प्रेडिक्शन बता देती। एगमेमनान को अगर आपने पढ़ा हो, प्ले एगमेमनान बाय एस्केलिस, उस वक्त ट्रायलॉजी की फॉर्म में प्ले लिखे जाते थे। जैसे एगमेमनान है, एगमेमनान प्ले है, उसका एक पार्ट यानी एगमेमनान है, दूसरा क्या है यूमेनिडी है,
और लाइबेशन, इस तरह, यानी उसके 3 पार्ट हैं। तो एगमेमनान के अंदर जो कैसेंड्रा होती है, जो वहाँ ट्रॉय से पकड़ के लाता है एगमेमनान, जब एगमेमनान हमला करता है, एगमेमनान हमला करता है ट्रॉय के ऊपर, ट्रॉय को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्रॉय से एक सेक्स स्लेव बनाकर औरत को लेकर आता है, उसका नाम होता है कैसेंड्रा। अब कैसेंड्रा अपोलो की फ्रेंड थी, यानी उसकी मृत्यु से पहले उसकी कंकुबाइन थी, उसको मानती थी, वो कोई गॉड था। अब उस गॉड को इसने धोखा दिया, तो उसने उसको क्या दिया, एक कर्स दी, बददुआ दी कि तुम फ्यूचर देख सकोगी लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। तो आते ही घर में जैसे ही उसकी बीवी जो क्लिटेमनेस्ट्रा है, एगमेमनान की वाइफ, वो उसे आके वेलकम करती है, तो साथ वो यानी पर्पल एक कलीन बिछाती है, तो साथ ही कैसेंड्रा बता देती है कि मुझे लग रहा है, मुझे ये प्रोफेसी हुई है कि ये जो क्लिटेमनेस्ट्रा है ये मुझे भी कत्ल करेगी और आपको। कोई उस पर यकीन नहीं करता और वाकई कत्ल कर देती है क्लिटेमनेस्ट्रा। ये यूजीन ओनील का जो मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा प्ले है ना, उसी से मिलता जुलता प्ले है। तो ये आप देख रहे हैं कि मॉडर्न मैन की कोई क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पे गॉड गॉड्सेस जो हैं प्रोफेसी बता रहे हैं, उनको पहले ही उनको कर्स कर रहे हैं, और वो अपने कल्चर के मुताबिक लिख रहे थे, और वो 3 ट्रायलॉजी की फॉर्म में प्ले लिखते थे, और उस वक्त कोरस होते थे 15, 14, 10, इस तरह वो साथ साथ प्ले करते। पहली दफ़ा कहते हैं कि एडिपस रेक्स के अंदर सोफोक्ली ने पहली दफ़ा फीमेल करैक्टर लेकर आया, अदरवाइज़ वो मुंह के ऊपर वो चढ़ा लेते वो जो मास्क होते, और वो 2-3 करैक्टर ही होते, लेकिन फीमेल करैक्टर नहीं होते। पहली दफ़ा सोफोक्ली एक नया ट्रेंड लेकर आया। तो आप ये देख रहे हैं कि वो कल्चर के मुताबिक लिखते थे, गॉड गॉड्सेस के मुताबिक लिखते थे, उनको फॉलो करते थे, फॉर्चून टेलर्स को फॉलो किया जाता, फेट बेस होते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेजिडी चेंज इन मिडल एज। क्या किस बेस बन गई? मज़हब बेस। रेनेसेंस एज में मज़हब थोड़ा सा हट गया, लेकिन फिर भी कहते हैं कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन मज़हब की रही। ये मैंने बात की। अब नीचे आइएगा, एक हमने डिस्कस कर लिया नीचे, लिटरेरी क्रिटिकल टर्म्स इन ड्रामेटिक्स एंड द लिटरेरी कंपोजिशन डीलिंग विद द सीरियस एंड, हाँ जी, ये वही है कि ट्रेजिडी जो है वो बेसिकली एक सीरियस होती है, और ये सीरियस और सोम्बर्स एंड थीम्स एंडिंग विद द डिज़ास्टर, यानी उसके थीम जो हैं वो बड़े सीरियस होते हैं ट्रेजिडी के। ट्रेजिडी जो है कॉमेडी की शक्ल में नहीं होती। अच्छा, हम देखते हैं कि आगे देखिए ज़रा मेडिवल एज में कैसी थी ट्रेजिडी। कहता है कि लिटरेरी क्रिटिकल टर्म्स इन मेडिवल लिटरेचर्स आर लिटरेरी वर्क इन विच ग्रेट पर्सन फॉल्स फ्रॉम द प्रॉस्पेरिटी टू डिजास्टर्स ऑफन थ्रू द फॉल्ट ऑफ हिज ओन। अब यहाँ पे फॉल्ट यानी मेडिवल एज में एक ट्रेजिडी कैसे बनती है कि मॉरली फॉल हो गया बंदे का, वो ट्रेजिडी बन गई। आप मज़हब पे चल रहे थे, मज़हब से हट गई, ट्रेजिडी। कार्ल मार्क्स ने कहा कि मज़हब ट्रेजिडी वो है कि जब क्लास डिफरेंस इतना हो कि वो क्लास डिफरेंस ही ट्रेजिडी है। सोसाइटी को जब तक आप सेम नहीं करते ट्रेजिडी है। यानी हर फिलासफर जो है वो अपनी सोच के मुताबिक ट्रेजिडी की डेफिनेशन करता है। असल में तो डाउनफॉल ही है ना, किसी चीज़ का डाउनफॉल है, किसी कैटास्ट्रोफी है, किसी की डिस्ट्रक्शन है। तो वो कार्ल मार्क्स ने यही कहा था कि सोसाइटी जब डिसमेंटल है, सोसाइटी जब बिखरी पड़ी है, सोसाइटी जब बटी हुई है, तो इट इज़ अ ट्रेजिडी। तो हर बंदा उसको फिर लिटरेचर के अंदर, और जैसे जैसे मॉडर्न होता गया, लिटरेचर को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाने लगा। Since literature is a reflection of life, I have already told you whatever happen in life, literature reflects it, and language is also related to the literature. You can't write if you don't have language. आप लिटरेचर को लिख नहीं सकते जब तक लैंग्वेज ना हो। तो ये दोनों कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सारे जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। इनको समझना कोई आसान काम नहीं है इनको। और जब फिर साइको एनालिसिस थीरीज आ गई, सेगमेंट फ्राइड ने आईडी का कंसेप्ट दे दिया, ठीक है, ईगो का कंसेप्ट दे दिया, सुपर ईगो का कंसेप्ट दिया। उसने कहा एक इंसान के अंदर जो होता है अनकॉन्शियस, दूसरा कॉन्शियस होता है। अब ये थीरीज लिटरेचर के ऊपर अप्लाई होने लग गई। मैंने कल भी बताया था सेगमेंट फ्राइड की जो थीरी है उसमें एक इंस्टिंक्टिव जबिली इंसान के ऊपर कुछ ख्वाहिशात होती हैं, वो बंदा एक्सप्रेस नहीं कर सकता। हाँ, सुपर ईगो के ज़रिए उसको सिमुलेट कर लेता है। मिसाल के तौर पर मेरे मन में कुछ ऐसी ख्वाहिशात आ रही हैं, कुछ ड्रीम आ रहे हैं, कुछ ऐसी बातें आ रही हैं, वो सारी इंस्टिंक्टिव हैं, मैं आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अगर मैं आपके सामने एक्सप्रेस करूं, हमारे रिलेशन वैसे ना रहें, हमारे मसाइल बन जाएं हमारे, तो वो कहता है कुछ इंस्टिंक्टिव होती हैं। जैसे रसल ने कहा था, बर्टन रसल ने, ह्यूमन बीइंग इज़ अ सोशल एनिमल। ये एक सोशल एनिमल है।
लेकिन हमें एक चीज़ ब्लेस्ड है कि हमें रैशनल थॉट दी है ह्यूमन बीइंग, वो सोच सकता है पास्ट प्रेजेंट का, अपना अच्छा बुरा। लेकिन एनिमल नहीं सोच सकता है, ये भी एनिमल, लेकिन ये सोशल एनिमल है, वो उसने कहा। A branch of the drama dealing with such themes unfortunately as unfortunate aspect of something, यानी ट्रेजिडी जो है वो हमेशा किसी डिज़ास्टर को शो करेगी, किसी कैटास्ट्रोफी को, किसी डाउनफॉल को। वो अब डिफरेंट फिलासफर जो हैं वो अपनी थीरीज़ के मुताबिक इसको लेते हैं। हमारा जो राइटर है रेमंड विलियम, वो दो लोगों से ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एक है कार्ल मार्क्स से, दूसरा मैंने बताया था बर्टोल्ट ब्रैकेट से। हम जब भी उसको डिस्कस करेंगे इन दोनों का हवाला देंगे और हमने इनके थ्रू उनको साबित करना है। आगे जी, अब ट्रेजिडी के ये देखें मानी। ट्रेजिडी का मानी होता है लेमेंटेबल, ड्रेडफुल, फैटल इवेंट, अफेयर, कैलेमिटी, डिजास्टर, ये सारे मीनिंग है सब्स्टिट्यूशन में। ट्रेजिक एलिमेंट, ड्रामा, लिटरेरी, जनरल, लिटरेचर, जनरल ऑफ लाइफ, ट्रेजिडी, पॉवर्टी, ये सारे उसके मीनिंग है। अब मैं जो जहाँ पे आपको ये लाना चाह रहा हूँ ये मैं आपको दे दूँगा, असाइनमेंट से देख लीजिएगा। ये सारे कैलेमिटी, कैटास्ट्रोफी, डिज़ास्टर एंड कैटाक्लिज्म्स, इसका मतलब भी कैटास्ट्रोफी होता है। मिसफॉर्चून, बैड लक, तो एक्ट ऑफ गॉड, अगर मेडिवल एज है तो वो एक्ट ऑफ गॉड समझा जाएगा। अगर गॉड की वजह से ट्रेजिडी, गॉड ने इसको डूम कर दिया किसी को। तो अब नीचे आए, मैं जो आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ, मेन डिफरेंस क्लासिक। आपको आवाज क्लियर आ रही है? ओके, मुझे ज़रा बताइए काइंडली, अगर वॉइस का इशू है तो। अगर आपको वॉइस नहीं आ रही तो फिर तो मेरा खपने का फ़ायदा नहीं है। आवाज़ काइंडली क्लियर? यस, क्लियर है। ओके नाइस। आप अपना ओके नाइस। अच्छा ये देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल ट्रेजिडी एंड मॉडर्न ट्रेजिडी। अ ट्रेजिडी कैन बी डिफाइंड सिंपली अ प्ले दैट हैज़ अ सैड एंड डिप्रेसिंग एंडिंग, यानी जो डिप्रेसिंग और सैड एंडिंग होगा वो ट्रेजिडी है। हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेसिंग एंडिंग ये ट्रेजिडी है। ऑल्दो बोथ क्लासिकल एंड मॉडर्न ट्रेजिडी हैव अ ट्रेजिक एंडिंग, लेकिन लिटरेचर के साथ न्यू मैनिपुलेशन होने लगा विद द मॉडर्न व्हेन वी कम टू द मॉडर्न एज। टॉक अबाउट द एंटन चेखव। एंटन चेखव, इन एंटन चेखव्स प्ले, आपको मैं हवाले इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि शायद आपने ये पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। एंटन चेखव ने लिखा एक प्ले जो जिसमें रेनस्काय है, और अब रेनस्काय जो रशियन प्ले उसने लिखा था, वो खुद रशियन था। तो उसके अंदर चेरी ऑर्चर्ड के अंदर हम देखते हैं कि मैडम रेनस्काय जो कि एक अरिस्टोक्रेटिक लेडी है, वो जापान, उसके हस्बैंड की डेथ हुई और उस बच्चे की डूब कर डेथ हुई। अब जैसे ही उसके साथ ट्रेजिडी हुई तो वो फ्रांस चली गई, वहाँ उसे अब्यूसिव लवर मिला, उसने धोखा दिया, सब कुछ उससे छीन लिया, और वो फिर वापस आती है। और यानी उसका प्ले ही शुरू होता है जब ट्रेजिडी होगी। अब मॉडर्न ट्रेजिडी में जो हमारे राइटर हैं वो एक्सप्लोर करेंगे कि अगर इंसान के साथ कोई कैटास्ट्रॉफी होती है, कोई ट्रेजिडी होती है, तो उसके बाद क्या करना है। अब आपको मिडिल एज वाला या आपको क्लासिकल एज वाला ये नहीं बताएगा, वहाँ पे तो इस तरह का कल्चर ही नहीं था। ट्रेजिडी होगी, बस एंड कर दिया, काम ख़त्म कर दिया, हीरो को मार दिया। हीरो बिल्कुल बच गया है, मैडम रेनस्काय ठीक है, जो प्रोटैगनिस्ट है, क्या उसने चेरी ऑर्चर्ड बचाना है, और वो क्या पहले ही उसके साथ ट्रेजिडी हो चुकी है। वो गई फ्रांस में उसे एक अब्यूसिव लवर मिला, उसने उसको धोखा दिया, यूज़ किया, उसके बाद वो वापस आई फ्रांस से। अब चेरी ऑर्चर्ड जो है, रशिया के अंदर बहुत सारे मसाइल आ चुके हैं, जो मिडिल क्लास है वो ऊपर आ रही है, बोर्जो क्लास ऊपर आ रही है, जो ऑनर, जो एरिस्टोक्रेटिक, जो बड़े लैंडलॉर्ड थे, जो कभी आराम से रहते थे, अब उन बेचारों के टैक्सेस इतने लग गए हैं उनके ऊपर के उनकी जो गवर्नमेंट जो है नीलाम कर रही है। अब चेरी ऑर्चर्ड के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैक्स लग चुका है, वो नीलाम हो रहा है। अब उसने बचाना है तो वो नॉन सीरियस एरिस्टोक्रेटिक लेडी होती है, तो वो कोशिश ही नहीं करती, और अल्टीमेटली वो भी नाकाम हो जाती है, और फिर वो बेच बाज के फिर चली जाती है फ्रांस। कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसने ट्रेजिडी शो कर दी उसकी। हाँ फौजिया, उसकी ट्रेजिडी शो की थी एंटन चेखव ने, हमने उसको पढ़ा। वो है मॉडर्न ट्रेजिडी, कि ट्रेजिडी के बाद सोल्यूशन फाइंड किया उसने कहा भी यानी मेरे साथ ये ट्रेजिडी हुई है, तो वो जगह छोड़ के एक जगह से दूसरी जगह, कहते हैं ना किसी का दिल ख़राब हो, कोई परेशान हो, डिप्रेस्ड हो, कोई एंग्जाइटी हो, तो हम कहते हैं यार तुम ऐसा करो, यहाँ से इस्लामाबाद चले जाओ, मरी चले जाओ, 4 दिन वहाँ पे फिरोगे तो हवा भी चेंज होगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। अब देखें यानी जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो देखें क्या है। द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड मॉडर्न इज द क्लासिकल ट्रेजिडी हैव, क्लासिकल ट्रेजिडी के अंदर क्या है, लेट मी शो यू।
The main difference the classical between classical and modern tragedy is the classical tragedy have a unified plot. उसने कहा था यूनिफाइड प्लॉट होना चाहिए, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस होना चाहिए। अरिस्टोटल ने कहा कि आपका एक बिगनिंग हो, बिगनिंग ऐसा हो, अरिस्टोटल ने कहा कि उसके बाद पता चले कि बिगनिंग के बाद कुछ आ रहा है, और उसने कहा कि बिगनिंग के बाद उसका एक मिड हो, और मिड बताए कि ये एंड की तरफ बड़ा सिस्टमेटिकली उसको लेकर जाए, और एंड उसका ऐसा हो, कंक्लूजन उसका ऐसा हो, आपका जो भी आप लिख रहे हैं ट्रेजेडी, कि आपको पता चले कि इसके बाद एंड है। यानी उसने बड़ा एक सिस्टमेटिक एक प्रोसीजर बताया था अरिस्टोटल ने। और यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ प्लेस मस्ट बी ऑब्जर्व्ड इफ यू वांट टू राइट गुड ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम पीपल स्टार्टेड राइटिंग इन अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, न्यू काइंड ऑफ ट्रेंड have been introduced, and the people writing with new experiment and new way of dealing with literature. And some American writer they using stream of consciousness. So what is stream of consciousness? Stream of consciousness is a technique. Whatever writer gets the idea, he just jot down on the paper. He is not going to refine and then writing. Whatever comes in a mind, he started writing. If you have studied John Ashbery's poetry, मेलोडिक ट्रेन, यू विल कम टू नो दैट देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। राइटर ने फिर नई नई चीज़ें डालनी शुरू कर दी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, एक्सप्रेशनिज्म, इमेजिज्म, ठीक है, कंसीट, डाडाइज्म, सूरियलिज्म, इस तरह की जो 20th सेंचुरी की न्यू टेक्निक्स थी उनको उन्होंने अंदर इन्फ्यूज़ करना शुरू कर दिया अपने वर्क के, और नए काम से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया। अब यहाँ पे देखें, कहता है जी यूनिफाइड प्लॉट होता है क्लासिकल ट्रेजेडी का, विद वन रॉयल्स आर नोबल प्रोटैगनिस्ट, वेयर एज मॉडर्न ट्रेजेडी में ऐसा नहीं है कि हमारे पास ना तो कोई रॉयल पर्सन है, वो हमारा कोई आम बंदा हमारे जैसा ही होगा, और उसको सोसाइटी के मसाइल हो गए तो वही ट्रेजेडी शो कर देगा राइटर। ट्रेजेडी ये देखें, फीचर्स ऑर्डिनरी पीपल विद द रियलिस्टिक प्रॉब्लम, यानी मॉडर्न ट्रेजेडी में ये मसाइल हैं। तो रेमंड विलियम भी आपको यही चीज़ें डिस्कस करता हुआ नजर आएगा इसके अंदर, आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, मैं ज़रा इसको क्लियर कर लूँ। यस, नेक्स्ट, व्हाट इज द क्लासिकल ट्रेजेडी डेफिनेशन, व्हाट इज द मॉडर्न ट्रेजेडी। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। Tragedy is a popular form of drama that originated from Greek literary tradition. Aristotle defines tragedy as a unified work that covers one time span. कि आपने अगर ट्रेजेडी दिखानी है तो वो इसका फिल्म, जैसे एक फिल्म मूवी देखी जाती है 3-4 घंटे की, एक स्पेसिफिक उसका टाइम हो, ये ना हो कि वो एपिक की तरह 10-15 बुक्स पे हो। तो कैसी होनी चाहिए ट्रेजेडी, कहता है कि उसका एक स्पैन हो, टाइम स्पैन हो, उस टाइम स्पैन के अंदर आप उससे फिनिश करें ट्रेजेडी को, जाके लोग आके बैठ के उसको आप सामने उसको डिस्प्ले कर सकें। सेटिंग एंड द मेन प्रोटैगनिस्ट, द प्लॉट ऑफ द ड्रामा कंसिस्ट्स ऑफ वन ग्रेट कंप्लीट एक्शन, यानी उसमें एक ठोस किस्म का एक प्लॉट हो और सारी चीज़ें उसके गिर्द ही घूमें, जैसे एडिपस के गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं, ठीक है। एगमेमनान के गिर्द सारी चीज़ें जो है एस्किलस ने उसको सारे को रोटेट किया है, सारी स्टोरी एगमेमनान के गिर्द है। तो ट्रेजेडी के अंदर एक होता है, कहता है मेन क्लासिकल ट्रेजेडी का एक उसका फीचर है कि एक ही प्लॉट मेन होता है और एक ही उसके अंदर प्रोटैगनिस्ट जो मेन होता है उसके गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं, जैसे एडिपस रेक्स के अंदर सारी चीज़ें, एगमेमनान के गिर्द सारी चीज़ें। तो इसी तरह के दीगर जो वर्क है क्लासिकल वो उसमें भी ऐसे ही तकरीबन है। लेकिन मॉडर्न लिटरेचर में देखेंगे तो शिफ्ट होता रहता है प्रेफरेंस, कभी एक की तरफ दूसरी की तरफ। आप ज़रा हेडा गैबलर को देखें तो हेडा गैबलर से कभी चेसमैन, कभी हेडा गैबलर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कभी वो किस तरह सारों को वो लवबॉग की तरफ, कभी हमें लगता है कि लवबॉग इसका हीरो है, कभी हमें लगता है हेडा गैबलर हीरो है, कभी टेस्मैन हीरो लगता है, कभी आंट जोजो हीरो लगती है। तो प्रोटैगनिस्ट ऐसे जैसे बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, इम्पोर्टेंस सभी को दी जा रही है ताकि सभी का पॉइंट ऑफ व्यू है, सभी को डेमोक्रेटिकली, जैसे कहते हैं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सारों को व्यू मिलना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू सबका लेना चाहिए। तो राइटर ऐसे लगता है, मॉडर्न राइटर जैसे सबको टाइम दे रहा है, जबकि उसमें ऐसा नहीं है। आप स्टडी करें ज़रा एडिपस रेक्स को तो ऐसे लगता है कि जैसे आई द एडिपस, आई एम द वन हु
who rescued you from the sphinx, यानी वो जो स्फिंक्स आपके आई थी तो किसने निजात दिलाई थी आपको? आई द इडिपस रेक्स, मैं इडिपस रेक्स, मैंने ही तुम्हें उससे निजात दिलाई थी। तो ऐसे लगता है कि जैसे उसका ह्यूब्रिस, जैसे उसका गरूर तकब्बर ऐसे बोल रहा है और वो एक ही बंदा डोमिनेट कर रहा है। अब देखिए, द प्लॉट ऑफ द ड्रामा कंसिस्ट ऑफ वन ग्रेट कंप्लीट एक्शन। The protagonist of the classical tragedy is typically from the royal to noble family. Antigone's, Oedipus, Agamemnon's are example of the protagonist and the classical tragedies. अब classical tragedy कौन सी है? कंफ्यूज नहीं होना। एंशियंट ट्रेजेडी, एंशियंट ट्रेजेडी रोमन ग्रीक्स की जो ट्रेजेडीज लिखी जाती थी उसको क्लासिकल ट्रेजेडी, प्योर क्लासिकल ट्रेजेडी वो है। अब उस ट्रेजेडी में क्या है कि एक प्रोटैगनिस्ट है, चाहे वो एगमेमनॉन हो, चाहे वो एंटीगोन हो, चाहे वो एजमिनी हो, चाहे वो लिबिशन हो, चाहे वो यूमेनिडी हो, चाहे वो एगमेमनॉन हो, चाहे वो यूरिपिड या सोफोक्ली या मीडिया, इस तरह के बहुत सारे वर्क हैं पुराने। अब इनको अगर देख लें तो सारी जो स्टोरी है वो एक ही सेंटर के गिर्द घूमती है। मॉडर्न प्ले में ऐसा नहीं आपको मिलेगा। उसके बाद द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द क्लासिकल ट्रेजेडी इज टिपिकली फ्रॉम द रॉयल और द नोबल फैमिली। एंटीगोन्स, इडिपस, एगमेमनॉन्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इन अ क्लासिकल ट्रेजेडी। There are brave and the noble hero often face a reversal of fortunes. Peripetia, Agnorisis आपने पढ़ा होगा ना, पेरिपिटिया, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, जब हालत ही बदल जाती है, कंडीशन ही बदल जाती है, एक जो किंग है वो क्या बन जाता है? वो बैगर बन जाता है। तो फिर उसके बाद वो न्यू नॉलेज भी उसे आता है। जब चेंज आती है ना, मिसाल के तौर पर कहता है बेकन सेड एवरी प्रॉस्पेरिटी, कहता है कि इन प्रॉस्पेरिटी देयर इज, इन एडवर्सिटी देयर होप फॉर प्रॉस्पेरिटी, बट इन प्रॉस्पेरिटी देयर इज नो होप इन देयर। कहता है कि प्रॉस्पेरिटी के अंदर होप होती है कि हम प्रॉस्पेरिटी में कहता है हमेशा एडवर्सिटी की तरफ जाते हैं, एडवर्सिटी में कहता है इंसान के पास होप होती है कि वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है। इन एवरी एडवर्सिटी देयर इज अ होप फॉर द प्रॉस्पेरिटी, बट इन एवरी प्रॉस्पेरिटी देयर इज नो होप फॉर द प्रॉस्पेरिटी। कि प्रॉस्पेरिटी से आप मज़ीद प्रॉस्पेरिटी की तरफ नहीं जा सकते, फिर आपने एडवर्सिटी की तरफ ही आना है। तो इसमें भी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, जब एडवर्सिटी आती है तो न्यू नॉलेज आता है। व्हेन यू आर पुट टू ट्रायल यू गेट न्यू नॉलेज। वो कहते हैं ना कि व्हेन एवर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस से पुट यू इन अ डिफिकल्ट एंड टफ सिचुएशन, डोंट से वाई आई, रादर से ट्राई, कि मुझे ट्राई करो। तो हमेशा बंदा एडवर्सिटी में सीखता है, वो कहता है। अब नीचे देखें, एक क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर होता क्या है। एग्जाम्पल आपके सामने है, देख लें, ये एग्जाम्पल है आपके सामने, ये जो दी हुई है। एक हमारे पास है एग्जाम्पल उसकी, इडिपस रेक्स, क्लासिकल ट्रेजेडी, रोमियो जूलियट शेक्सपियर की। शेक्सपियर भी क्लासिकल पोएट है ना। हैमलेट, मीडिया, एंटीगोन्स, प्रमीथियस बाउंड्स। So these are the classical tragedy. You will see that all the actions, they are rotating around single central protagonist. Protagonist will dominate the situation because it's a classical work. But in a modern world, there is a totally, the paradigm has been changed, method has been changed, pattern has been changed. No, there are multiple narrators. Not single narrator who is just dominating and saying other do this or that and ordering and showing his hubris or his pride. Nothing like that. There are multiple narrators. They are taking part in drama because the people, they are experimenting with new technique. They are manipulating with new techniques. They are even, the characters, they are seen with the different philosophy and the psychologies. Even the character are being analyzed through psychoanalysis. So different philosophies and different ism have been introduced. नए नॉलेज, नई फिलासफी आ चुकी हैं और वो उसके थ्रू उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने अगले दिन भी बताया था कि एक मूवी है, इंडियन मूवी है, उसमें अगर आप उसे देखें तो आप कंफ्यूज हो जाए। वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में बनी है, एक मॉडर्न टेक्निक पे बनी। इंसान बैठा बैठा, वो एक हीरो होता है, वो सोचता है, वो बूढ़ा हो जाता है, वो कहता है मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता, सारा दिन पढ़ता रहता है। तो उसकी वाइफ जो है किसी और के साथ अफेयर बना लेती है। उसके बच्चे जो हैं उसका साथ नहीं देते, वो सो जाता है, फिर वो पीछे आ जाता है। यानी राइटर का माइंड जो है उसने इस तरह घुमाया है, उसको लिखा है मूवी को
कि कभी वो फ्यूचर का सोचता है, कभी पास्ट का, कभी प्रेजेंट का, और ऐसे कंफ्यूज कर देता है, और देखने वाला यकीन करो एक दफ़ा हिल के रह जाता है। हाँ जी, वाइफ को टाइम दिया, वाइफ ने किसी और से रिलेशन बना, बच्चों को टाइम दिया, वो नाफरमान हो गए, बूढ़ा हो गया, कोई बात नहीं सुन रहा। इफ़ यू हैव वॉच दिस मूवी यू विल कम टू नो व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ जी, हमार्टिया। A mistake or the fault committed in ignorance is usually mistake by the moral and good person। अब ये सारी चीज़ों को रेमंड विलियम वन बाय वन रिजेक्ट कर देता है। आज की असाइनमेंट जो हम पढ़ेंगे कंटेम्प्रेरी ट्रेजेडी, उसमें मैं आपको बताऊंगा, वो एक एक चीज़ को कहता है जी, हर इंसान जो है, हर सोसाइटी जो है, वो किसी ना किसी ऑर्डर और डिसऑर्डर का शिकार होती है, और उसका अपना ही ऑर्डर में लाने का एक प्रोसीजर है। चाहे वो मेडिवल एज हो, चाहे वो क्लासिकल एज हो, चाहे वो रोमांटिक एज हो, चाहे वो क्लासिकल एज हो, रेनेसेंस एज हो, चाहे मॉडर्न एज हो, और यानी जितनी भी एजेस हैं उनका ऑर्डरिंग में लाने का अपना सिस्टम है। फिर आप किसी भी तरह ये डिफाइन नहीं कर सकते कि एक ट्रेजेडी, एक इंसिडेंट हुआ है, उसके ऊपर रिस्पॉन्स कितना आया, कितना परसेंट आया, कैसा आया, कहता कैसे मेजर करते हो आप। फिर उसने बड़ी अच्छी बात की, चूँकि वो एक क्रिटिक भी है, उसने कहा कि अगर एक चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं आया, मिसाल के तौर पर किसी की ट्रेजेडी हुई, तो मैं उसके ऊपर ना नेगेटिव कमेंट देता हूँ ना पॉजिटिव देता हूँ, मैं बिल्कुल ला ताल्लुक़ रहता हूँ। आप कमेंट देती हैं, फौजिया देती हैं, सबा देती हैं, साइमा देती हैं, और राबिया देती हैं, ये सारे एक ट्रेजेडी के ऊपर कमेंट दे रहे हैं। रेमंड विलियम कहता है कि अगर एक बंदा कमेंट नहीं दे रहा या उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो भाई वो भी तो रिस्पॉन्स ही है। मिसाल के तौर पर मैं बिल्कुल एक मामले से इनडिफरेंट हो जाता हूँ, ला ताल्लुक हो जाता हूँ, डोंट यू थिंक दैट इट इज आल्सो अ रिएक्शन। इस पे रिएक्शन इतना आया, इस पे इतना आया, इस पे नहीं आता, रॉयल फिगर पे आता है, एक ऑर्डिनरी मैन पे एक्शन नहीं आ रहा, कहता है इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। इफ समबॉडी इज नॉट गोना गिव यू रिस्पॉन्स, इट्स आल्सो अ रिस्पॉन्स, द पर्सन इज गेटिंग इनडिफरेंट, ये भी रिएक्शन होता है। उसने कहा कि जब कोई बंदा किसी मामला से इनडिफरेंट होता है, इट इज आल्सो अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। होप यू गॉट द पॉइंट। ह्यूब्रस,
वेलकम बैक। वेलकम बैक। Hope you are present and let me start now. Okay. Hamartia is a mistake, a fault that is committed unconsciously. Committed ignorance में आपसे commit हुआ है और वही आपको जब डाउनफॉल होगा, अरिस्टोटल ने कहा उसकी वजह से तो तरस आएगा, पिटी और फियर क्रिएट होगा, यार अच्छा इंसान था, बस अनकॉन्शियसली बेचारे से मिस्टेकनली ये हो गया और इसकी वजह से इतनी बुरी सज़ा मिल रही है इसको। तो कहता है कि ये जो है इसको हमार्टिया कहते हैं। हमार्टिया का डिटरमिन आप कैसे करेंगे जी? इसके ऊपर भी आज की जो असाइनमेंट है हमारी कंटेम्प्रेरी ट्रेजेडी के अंदर आपको वो आंसर देगा कि ये भी बड़ा एक अनडिटरमिन्ड सी बात है कि आप किस तरह हमार्टिया को करते हो कॉट। हमार्टिया पे भी वो क्वेश्चन उठाएगा, ह्यूब्रिस के ऊपर भी उठाएगा। कहता है द फॉल्स प्राइड दैट लीड टू रूइन, दिस इज अपोजिट रेक्टिट्यूड्स। और ओवर हेयर द प्राइड इज आल्सो अ काइंड ऑफ फॉल्ट। प्राइड भी जी फॉल्ट है। वो कहता है ये कैसे फॉल्ट बनता है, ये तो हर चीज़ के, अब मॉडर्न मैन है तो हर किसी के अंदर प्राइड, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हम तो इसको कंसीडर करते हैं ना। तो मॉडर्न इंसान जो है वो सब में कंसीडर करते हैं, गुस्सा हर में होता है। अब इससे भी बढ़कर उसने कहा कि रिस्पॉन्स को आप किस तरह वाजे करते हैं। रेमंड विलियम ने कहा कि इसके ऊपर रिस्पॉन्स आया, रॉयल के ऊपर रिस्पॉन्स ज़्यादा आता है और गरीब के ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आता। उसने कहा जिसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं भी आता वो भी एक रिस्पॉन्स ही होता है। इवन इनडिफरेंट होना भी एक रिस्पॉन्स होता है, किसी चीज़ को आप ताल्लुक हो जाए। पेरिपिटिया द रिवर्सल फार्चून। रिवर्सल फार्चून एक क्लासिकल ट्रेजेडी के अंदर रिवर्सल फार्चून तब आती है, टॉक अबाउट द किंग लियर व्हेन ही डिवाइडेड ऑल हिज प्रॉपर्टी अमंगस्ट द टू डॉटर्स लिविंग कॉर्डेलिया इन एम्प्टी हैंडेड। He asked that how much thou love me. All two daughters say that we love you more than stars, sky and everything. Gonerils and Regan, they both lied and they said, we love you so much. But Cordelia, she spoke truth. She said that, Father, I love you so much, but the thing is that when I'll be married, my half of love will be transferred to my husband. So I speak truth, whatever I have in my heart. So he thinks that things. She said nothing, he says nothing will get nothing. मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती मेरी बेटी होके, कहता तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसे किसी गरीब से शहजादे से जो कि इतना अमीर नहीं होता उससे किसी से शादी कर दी, चलो जी ले जाओ इसकी सच्चाई इसका जहेज़ है। अब वो दो जब घर से निकाल देती हैं तो वो एक फ़कीर से एक यानी किंग से फ़कीर बन जाता है और एक नीचे से तिनका उठा के अपने सर पे रखता है, कहता है कि हम भी कभी किंग हुआ करते थे। We are not the first who has got this catastrophe. This catastrophe is not it is not confined to us. Many more like us they have got this catastrophe, this tragedy. ये ट्रेजेडी मेरे किंग लियर पे नहीं आई, मेरे जैसे कई किंग जो हैं वो इस ट्रेजेडी को फेस कर चुके हैं। I'm not alone over here. ठीक है, फिर बड़ी बड़ी बातें करता है किंग लियर, उसके साथ एक फूल होता है। अब यहाँ बताने का मकसद ये है ये जो पेरिपिटिया होता है, इट इज़ अ रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। द पर्सन इज अ रॉयल किंग बट नो ही हैज़ टर्न टू अ बैगर, ही स्टार्टेड बैगिंग फ्रॉम फॉर ईटिंग, तो वो बैगर बन गया है। कैथारसिस फीलिंग इमोशन रिलीज फेल्ट एट द एंड ऑफ द ट्रेजेडी। कैथारसिस जब ये सारी सिचुएशन एक बादशाह पे आएगी तो खुद पिटी फियर क्रिएट होगा, उसको कहते हैं कैथारसिस। कैथारसिस होता है जब फीलिंग की परगेशन हो जाती है। सो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट कैथारसिस, मैं अक्सर इसको डिफाइन करता हूँ, कैथारसिस जो है ना ये होना चाहिए। एक बंदे का कैथारसिस नहीं हो रहा तो वो मेडिकली अनफिट है। You must express yourself, and we are literary people. We can write, we can express, we can expound things, we can write. We write in a descriptive language. We write in expounding form. हम चीज़ों को एक्सपाउंड कर सकते हैं, हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम स्पीक कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। हमारे पास तो लिटरेचर के बंदे हैं, बड़ा सोर्स होता है, तो हमेशा अपनी फीलिंग को कैथारसिस होना चाहिए। ये आई थिंक किंग लियर की तस्वीर है, जब उसकी कॉर्डेलिया की डेथ होती है तो उसको उठा के ये जैसे फिर रहा होता है।
व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द क्लासिकल एंड मॉडर्न ट्रेजेडी। मैंने यहाँ पे एक पिक्चर जो है मेरे हाथ लग गई तो उसमें बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ, मैं चाह रहा हूँ कि वन बाय वन आपको ये भी समझा दूँ। क्लासिकल ट्रेजेडी जो है वो टिपिकल हैव वन मेन कैरेक्टर। क्लासिकल ट्रेजेडी एक टिपिकल, एक कन्वेंशनल टाइप होती है, एक टिपिकल यूजुअल जो उसका पैटर्न है वो क्या है, मेथड, उसका एक अपना पैटर्न है, वो क्या होगी कि मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट के गिर्द सारी चीज़ें घूमेंगी। वही बात मैंने पहले की। अब मॉडर्न ट्रेजेडी में हैव मोर देन वन सेंट्रल कैरेक्टर। अब कभी लव बॉग बन जाता है, कभी आंट जोजो बन जाती है, कभी जनाब उसमें टेजमैन बन जाता है, कभी उसमें रीना बन जाती है, यानी हर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, ना कि एक ही पर्सपेक्टिव जो है वो ही बार बार बातें करता जाए। कभी आंट रीना, कभी आंट जोजो, कभी हमने देखा कि उसमें उसका भी लव बॉग का भी लिया जा रहा है पॉइंट ऑफ व्यू, फिर उसके बाद हमने देखा कि टेजमैन का भी पॉइंट ऑफ व्यू, हैडा का भी, और कुछ गैबलर को भी डिफाइन किया जा रहा है जो उससे रिलेटेड है। सो लॉट ऑफ पीपल दे आर टेकिंग देयर पर्सपेक्टिव एंड देयर इज नॉट वन पर्सन हु इज डोमिनेटिंग ऑल द सिचुएशन एंड ही से दैट आई एम द एडिपस द किंग एंड आई एम द वन हु हैज रेस्क्यूड यू फ्रॉम ऑल दीज ट्रेजेडीज एंड देयर वाज अ स्फिंक्स, यू नो दैट आई वाज द वन हु रेस्क्यूड, डोंट यू नो, आप नहीं जानते कि मैंने आप लोगों को आज़ाद करवाया था, आई द एडिपस किंग। सो हियर इज ओनली वन पर्सन एंड ऑल द आइडिया आर रोटेटिंग अराउंड हिम। Talk about the second. सर एगामेम्नन जो है उसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है एगामेम्नन के बारे में? आपने पढ़ा है उसको? Yes, I have read that biology. Okay, so एगमेम्नन आपको क्या लगता है कि कौन है उसमें? अंदाजे से बताएं। बेसिक जो मेरे ख्याल से स्टोरी सारी घूमती है वो तो उसकी वाइफ के गिर्द ही घूम रही है ना, कि फिर स्टार्ट से लेके एंड तक उसी की कहानी चलती रहती है। वो तो स्टार्ट में है एगामेम्नन, वो जंग से आया है, उसको मार दिया, कहानी खत्म होगी। नो, असल कहानी तो उसकी वाइफ भी सही है ना, बाद में उसका बेटा उससे बदला लेता है और उसके बाद फिर बेटा जो है वो आ जाता है फोकस पे कि उनकी भी कैसे उसकी जान छूटती है। उसके बाद प्रोटैगनिस्ट उसका बेटा है ना, ओरेस्टियस, जो उसका बदला लेगा। ओरेस्टियस आएगा, ओरेस्टियस जो है एगमेम्नन का बदला लेगा। पहला जो प्रोटैगनिस्ट है वो एगमेम्नन ही है। एगमेम्नन एक फाइटर है और ये बड़ा बहादुर फाइटर है, और मैंने तो उसकी मूवी भी देखी है। उसमें वो कहता है कि कहता है कि यू फूल, मेनलियस से कहता है अपने भाई से, यू फूल, यू थिंक दैट आई एम गोइंग फॉर द हेलन, आई एम नॉट गोइंग फॉर द हेलन, आई वांट द पीपल ऑफ ट्राई, दे सर्व मी, I want that then history that should be, my name should be written in history, that there was Agamemnon who fought against the Troy and he won and his name must be written on stone. कहता मैं फूल तुम्हारे मेनलियस, तुम्हारी हेलन के लिए जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू फाइट with these Troy people, I want to destroy and kill each and every son of Troy. मैं ट्राय के एक एक सन को मारने जा रहा हूँ और मेरा नाम पत्थर पे किसी दिन लिखा होगा कि एगमेम्नन ने वहाँ हमला किया था और उसको डिस्ट्रॉय किया था। और वो बेस्ट फाइटर लेकर जाता है, उसमें एक अक्लीज भी शामिल होता है जो कि उसे मानता नहीं है, वो भी वहाँ पे एक फाइटर होता है, लेकिन उसका हीरो जो है, प्रोटैगनिस्ट जो है वो एगमेम्नन ही है। उसके बाद उसका बेटा और इस तरह सो ऑन सो फोर्थ, जैसे जैसे वो सीरीज़ चलती है। ये ट्रायलॉजी की फॉर्म में होती हैं 3 भी, और उसका नाम है एगमेम्नन। Memnon. It's very difficult to pronounce. Lot of people they are pronouncing with different pronunciation because there is no exact pronunciation for this. But Agamemnon spelling is also different, and talk about the Clytemnestra, Cassandra, so all the name are difficult enough. Protagonist is the जी बोलिएगा। सर वो मूवी में मैंने देखा था, they were calling it एगामेम्नन, ये इस मूवी में उसको एगामेम्नन बोल रहे थे वो। कौन मूवी में? हाँ जी। बस मैंने कहा ना कि डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है, कोई उसको क्या कहते हैं, कोई उसको क्या कहते हैं, वो कौन सी कोई वो इंग्लिश लैंग्वेज तो है नहीं। क्लिटेमनेस्ट्रा जो है वो उसका नाम जो है कोई क्या कैसे बोलता है, कोई अब उसकी इफिजिनाया। नो वो तो कुछ भी नहीं है मूवी। जब आप इसका लिटरेचर एस्किलस की पढ़ेंगे, एस्किलस ने और तो उसके बाद शुरू किया ना, उसके बाद वो तो आपको एक दिखाई गई है जो होमर ने लिखी थी, ठीक है, वो होमर का वर्क है, वो आपको दिखा दिया गया है। वो भी एक पूरा तो नहीं है, मूवी में दिखा सकते,
लेकिन ये होमर जो था वो बेसिकली ब्लाइंड था और वो एक मिनट से एक पहाड़ी पे बैठ जाता। उस वक्त कौन सा, आपको पता है कि हज़रत ईसा से 500 साल पहले की के करैक्टर है, उससे भी पहले की। अब होमर जो है ये प्लेटो के दौर में लेसन पढ़ाया जाता था होमर। हमने इसको बड़ा डिटेल स्टडी किया। जब मैंने क्रिटिसिज्म शुरू किया, मैं प्री सोक्रेटिक पीरियड की तरफ गया हूँ, सोफिस्ट क्या होते हैं और क्यों उनके सिलेबस में था। हाँ जी, ये उनके सिलेबस में, उनके सिलेबस में था। यस, ये उनके सिलेबस में पढ़ाया जाता था। इसका मतलब है ये प्लेटो से भी बड़ा है। अब ये बंदा जो है ये बैठ आंखों से अंधा था, पहाड़ी पे बैठ जाता और उसके जो फॉलोअर हैं वो इसके सामने बैठ जाते। ये उनको स्टोरी सुनाता कि कोई अक्लीस हुआ करता था, कोई अगमेम्नान हुआ करता था, कोई मैनलियस था, कोई हेलन थी, कोई क्लेटेमनेस्ट्रा थी, वो दोनों सिस्टर थी, दोनों भाई थे, उनके साथ ये हुआ वो हुआ। वो पूरी स्टोरी वहाँ पे सुना दिया करता था। लोग जो हैं वो कोई याद कर लेते और इसी तरह ये पत्थरों पे और इस तरह ये ऐसे मिले, ये स्टोरीज मिली हैं। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये कोई ये एग्जैक्ट भी नहीं है कि 100% ये एग्जैक्ट हैं। उसके बाद यानी उसके बाद स्टोरी शुरू होती है। एस्किलस ने इसको उसके बाद लिखा है होमर से आगे फिर कि भाई जब वो वहाँ से आ गया था, तो जब वो जीत के आ गए थे ट्रॉय से, तो उसके बाद क्या हुआ था उसके साथ एगमेम्नान के। एगमेम्नान तो वहाँ जीत जाता है ना, वो तो हमने मूवी में देखा। अच्छा, दूसरा देखिएगा, प्रोटैगोनिस्ट इज द टिपिकली फ्रॉम अ वेल्दी नोबल फॉर द रॉयल फैमिली। प्रोटैगोनिस्ट यूजुअली हैज़ अ कॉमन मिडिल क्लास बैकग्राउंड। अब उसमें क्या है कि उसका एक रॉयल वेल्थी होना ज़रूरी है। अब दूसरे में हमने देखा कि वो मिडिल क्लास का भी होता, अब भी ट्रेजेडी हो जाती है। डॉक्टर फास्टर्स को देखें, वो एक मिडिल क्लास का था, वो कोई क्या था, एक स्कॉलर था। अब आगे अब मॉडर्न एज में आए तो अक्सर ही लोग जो आम अपने जैसे होंगे उसके ऊपर ट्रेजेडी इंप्लीमेंट कर देंगे। प्रोटैगोनिस्ट, अब ज़रा ऐसा करें कि अर्थर मिलर का एक प्ले है द क्रूसिबल। क्रूसिबल के अंदर जो जॉन प्रॉक्टर है, जॉन प्रॉक्टर इज एग्नोस्टिक एंड लेमैन, इवन ही डिडंट स्टडी, he does not go to church, he does not accept God, and what happens, tragedy has been implemented, ट्रेजेडी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है। मॉडर्न मैन है, मानता नहीं। हेमिंगवे के हीरो ज़रा देखें, लस्टी होते हैं, सेक्सुअल होते हैं, और क्या करते हैं, एक फीमेल नर्स होगी, वो उसको सड्यूस करेगा, उसके बाद अल्टीमेटली अब इस तरह के लोगों के ऊपर भी उनको ट्रेजिक हीरो बनाया। सो इट मीन शिफ्ट हैज़ बिन चेंज, पैराडाइम हैज़ बिन चेंज, टोटली पैटर्न और पैराडाइम जो है एक बनाने का हीरो वो बदल चुका है। अब यहाँ पे देखें, प्रोटैगोनिस्ट इज यूजुअली अ नोबल एंड द हीरोइक कैरेक्टर्स बट हैज़ अ ट्रेजिक फ्लॉ। उसके अंदर की ट्रेजिक फ्लॉ होना चाहिए और एक रॉयल होना चाहिए। प्रोटैगोनिस्ट मे बी अ वाइट ब्लैक और ग्रे कैरेक्टर, यानी वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, जैसा भी हो ट्रेजेडी हो जाएगी। अब हेमिंगवे के हीरो देखें, हाँ जी, व्हेन ही मेट द नर्स, वी स्टडीड हिज प्ले, द प्ले इज अ फेयरवेल टू आर्म्स। इन फेयरवेल टू आर्म्स, Frederick Henry, he goes to the Italian war because the first world war at Italy and Germany, they were fighting between each other, and the Frederick Henry, he come from the USA, he goes to Italy. Over there he is studying like engineering. What happens, no war has been started between Italy and Germany, so what he does, he took part as a fun in that war. When he dive into you could say this war, what happened, his ideology totally changed. He says that we can't win war. War can never ever be won. War जो है वो कोई win नहीं कर सकता. Man can be destroyed but can never ever be defeated, Ernest Hemingway said. उसने कहा कि war कोई जीत सका है, क्या बेवकूफ़ वाली बातें करते हैं। उसने फिर वो एक नर्स मिल जाती है, उस नर्स के साथ इन्वॉल्व हो जाता है, अल्टीमेटली हमने देखा कि कोई ट्रेजेडी होती है उसके साथ। उसको भी उन्होंने शो कर दिया कि हियर इज़ अ पर्सन एंड ही इज़ पासिंग फ्रॉम दिस एंड दिस सिचुएशन एंड ट्रेजिक हीरो। तो अब वो कोई अच्छा करेक्टर नहीं, वो टोटली लस्टी होता है, टोटली सेक्सुअल होता है, एंड ही इज़ यूजिंग फीमेल फॉर जस्ट सेक ऑफ फन। तो अब वो फीमेल को किसके लिए यूज़ कर रहा है, जस्ट अपने फन के लिए। ये किसने कर दिया यहाँ पे, हाँ जी, कौन से पॉइंट में था, हैव अ यूनिफाइड प्लॉट। उसमें जैसे क्रिस्टोटल ने कहा था, प्लॉट मस्ट बी यूनिफाइड एंड ऑर्गेनिक होल।
इट मस्ट शोज द इन एंड सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया, यानी प्लाट उसका सेंट्रल हो और सारी चीज़ें उसके गिर्द घूमती हों, वो बनेगा ऑर्गेनिक प्लाट। यानी उसका ये कहता है बिगनिंग ऐसा हो, ऐसा लगे कि इसके पहले कुछ नहीं है, उसका मिड ऐसा हो कि अब पता चले कि इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद मिड आ रहा है, मिड के बाद कहता है एंड ऐसा हो कि पता चले कि इट इज़ गोना बी फिनिश्ड। तो उसने कहा कि ऑर्गेनिक हो, चीज़ें जो हैं कॉज इफेक्ट के साथ एक दूसरे से जुड़ी हो, कॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड नेसेसिटी के साथ मिली हों, और ये सारी चीज़ें होंगी तो प्लाट आपका एक सेंट्रल बनेगा, एक यूनिफाइड होल बनेगा, एक यूनिफाइड प्लाट बनेगा। ऐसा होना चाहिए, नहीं हो तो कहता है जी ट्रेजेडी अच्छी नहीं होती, एरिस्टोटल। बट लेटर वी हैव सीन द पीपल दे स्टार्टेड राइटिंग इन अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दे आर टेकिंग मल्टीपल नरेटर्स एंड दे आर इवन गिविंग मोनोलॉग्स। What is difference between the monologues and stream of consciousness? तकरीबन सेम चीज़ है, अगर इसको ज़्यादा ब्रेक डाउन ना करें तो उसमें एक करेक्टर है, वो अपनी ही थॉट बताता है और जो सुनने वाले हैं वो उसको सुनते रहते हैं। एक स्लोलकी होती है, स्लोलकी इज समथिंग डिफरेंट। द राइटर, द करेक्टर इज सिटिंग असाइड एंड ही स्टार्टेड थिंकिंग, अपने आप से बातें कर रहा है, उसमें बातें आवाज़ें आती हैं। लेकिन मोनोलॉग जो है वो क्या करता है, वो स्पीक करता है और वो ऑडियंस जो है ऐसे लगता है जैसे वो ऑडियंस से बोल रहा है, लेकिन वो तनहा खुद से बात करता है स्लोलकी में। स्लोलकी ओवरऑल लोग इसको सेम कंसीडर कर लेते हैं कि स्लोलकी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, मोनोलॉग, इंटरनल मोनोलॉग सेम है। ओवरऑल सबका मकसद माइंड का एनालिसिस होता है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस। मे हैव मल्टीपल प्लाट्स, यानी उसमें मल्टीपल प्लाट्स होंगे, एक प्लाट नहीं होगा, और दूसरे प्लाट भी उसके साथ जुड़े होंगे। अब नीचे आइएगा, उसके बाद जी हैव वन टाइम स्पेन, कि एक टाइम पे आपने उस ट्रेजेडी को वॉच करवाना है और वो ख़त्म करनी है आपने, उसका एक स्पेसिफिक उसने टाइम फ्रेम बताया था। लेकिन हैव मोर रियलिस्टिक टाइम स्पैन्स, उसमें आप जितने भी और भी टाइम उसको बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। स्टोरी इज़ अबाउट द नोबिलिटी और द रॉयल्टी देयर द, और उसके बाद एम्बिशंस, अटैम्प्ट टू यूनिफाई और सेव द किंगडम एट्सेट्रा। यानी उस वक्त क्या थी, लड़ाइयाँ चल रही थी, फाइट चल रही थी, देयर वाज नो स्पेसिफिक बाउंड्री। यू टॉक अबाउट द बिफोर क्राइस्ट एरा, यू विल सी दैट देयर इज नो स्पेसिफिक बाउंड्री। अ पर्सन हु इज द dominated enough, a person who is powerful enough, he just attack on the other tribe and after that they dominate that tribe and they started following them। तो उनको अपना हिस्सा बना लेते, उनके ऊपर कब्जा कर लेते, उनकी फीमेल को स्लेव बना लेते। द एज, यू नो, द क्लासिकल एज वाज द एज ऑफ द स्लेव मेकिंग, टेकिंग टेरिटरीज एंड अटैकिंग ऑन द डिफरेंट ट्राइब्स। दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लासिकल एज। लेकिन जैसी एज थी, कल्चर भी, लिटरेचर भी वैसा प्रोड्यूस होगा। हैव अ मोर रियलिस्टिक, और यहाँ पे क्या है जी, स्टोरीज इज अबाउट द ऑर्डिनरी पर्सन, वो रॉयल ट्राइब, लड़ाई, फाइट और स्लेव बनाना, और एक बड़ा होना, एक छोटा होना, ये उसका फीचर था एज का। बट हियर यू नो द डेमोक्रेटिक एज इज ओवर हियर, लॉट ऑफ चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस, लॉट ऑफ फिलॉसफी have occurred, and lot of people they have got progress in psychological theories and they started giving their own theories, and all these added up have given new outlook to literature. Story is about the ordinary peoples and their problems, ambitions and aspirations. आम बंदे की क्या क्या, मैं घर बना लूँ, मैं तरक्की कर जाऊँ, मैं टेस्टमैन जो है वो क्या बन जाए, वो बहुत अच्छी जॉब कर ले, लव बॉक जॉब ना कर ले, क्या कहेंगे लोग, मैंने जिससे शादी की वो जॉब नहीं कर सका और वो सीट ले गया प्रोफेसर की। अब हेडा गैल्ब्रो को क्या मसला है, वो उसके मैन्युस्क्रिप्ट क्यों जलाती है? He has burnt his manuscript because she thinks that if Lovborg is gonna get this professorship, my husband Tasman is not gonna get. People, what will people say? Whom I have got married, I didn't select a good person. So Lovborg, because she was jealous, and she said that I will burn this book, and she was also jealous due to Thea, because she does not want that Thea should get name, because she has refined Lovborg now. Lovborg is now turned a very decent person. He started writing good book, and the book he has written that had a fame all over the country.
जो लाबॉग ने किताब लिख दी थी वो बड़ा एक नेम बना रही थी और वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने कहा कि ये तो हमारा बच्चा है, हम दोनों ने मिल के इसको परवान चढ़ाया, लिखा, इसको हमने इसको फर्निश किया, ठीक किया, और ये बुक जो है ये तो हमारा बच्चा है। वो कहती मैं तुम्हारे बच्चों को जलाऊंगी। असल में उसे दुख था कि ये मेरा पहले लवर था, अब ये इसके साथ रिलेट हो गया, लोग क्या कहेंगे, ये मेरे साथ था पहले तो कुछ नहीं था, इसने उसे ऊपर कर दिया। तो देखिए ना, ये जेलसी, पैशन, फीलिंग्स, इमोशंस, जेलसी, ग्रीडीनेस, ये सारी चीज़ें मॉडर्न मैन का खासा है। इंसान सोचते हैं, वो एक तरक्की कर रहा हो, दूसरा जल रहा होता है, वो ही इज़ मेकिंग प्रोग्रेस, ही इज़, आई मस्ट पुल हिज लेग, तो मुझे इसकी लेग पुलिंग करनी चाहिए, ये आगे क्यों जा रहा है, मैंने इसका चैनल सब्सक्राइब नहीं करना, कहीं ये तरक्की ना कर जाए। इस तरह के लोग सोच रखते हैं मॉडर्न एरा के अंदर। आगे जी यहाँ पे देखें, टिपिकली कंटेन्स एलिमेंट सच एज द ह्यूब्रस, हमार्टिया और कैथारसिस, ये चीज़ें मेन थी, यानी पुरानी ट्रेजेडी, क्लासिकल ट्रेजेडी। अब यूज़ एलिमेंट लाइक द आयरनी एंड, उसकी जगह पे सरकाज़म, स्टॉयर और उसके बाद आयरनी और विट और इस तरह की चीज़ों के साथ खेलना शुरू कर दिया, नए नए स्टाइल के साथ लिखना शुरू कर दिया। ये सारे ख़त्म हो गए, कैथारसिस, ह्यूब्रस, हमार्टिया, ये चीज़ें पुरानी हो गई। व्हाट इज़ अ मॉडर्न ट्रेजेडी? हाँ जी, ये करैक्टर है, प्रोटैगोनिस्ट है और प्लॉट है, टाइमलाइन है, स्टोरी है। मॉडर्न ट्रेजेडी, स्टोरी अबाउट द ऑर्डिनरी पीपल, यानी मॉडर्न ट्रेजेडी क्या है, एक ऑर्डिनरी मैन की स्टोरी होगी और वो बंदा क्या होगा, पीपल, देयर प्रॉब्लम, एम्बिशंस और एस्पिरेशंस, और द स्टोरीज आर मोर रियलिस्टिक, और बड़ी रियलिस्टिक सी स्टोरी लगती है। सिंबलिज्म यूज़ करता है, मॉडर्न एलिमेंट्स यूज़ करता है, मेटाफर यूज़ करता है, हाइपरबोली यूज़ करता है, पैराडॉक्स यूज़ करता है, ठीक है, और सनेक्डकी यूज़ करता है। ये सारी डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीच वो यूज़ करता है, सनेक्डकी, हाइपरबोली, सिंबलिज्म, रियलिज्म, और उसके अलावा वो यूज़ करता है इमेजिज़म, इमेजरी। तो इस तरह की चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें इमेजेस के ज़रिए बता लेते हैं। उनको क्या ज़रूरत है कैथारसिस, ह्यूब्रस और इस तरह की चीज़ें शामिल करने की। लें जी, मेरा ख्याल है कि आज काफ़ी आइडिया क्लियर हुए होंगे रिलेटेड टू मॉडर्न एंड क्लासिकल ट्रेजेडी। अब मॉडर्न और क्लासिकल ट्रेजेडी से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन हो तो करें, अदरवाइज मैं एक और असाइनमेंट जो है वो मैं स्टार्ट करूं। कोई है? ओके, सो वेरी गुड। देखें, जो टीचर होता है ना, टीचर को अपने स्टूडेंट का बड़ा पता होता है। कोई प्रॉब्लम, मुझे लग रहा था कि आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, तो पहले मैं ये कन्फ्यूजन दूर करूँ। इंशाल्लाह मैं ये लेक्चर आपके लिए अपलोड भी कर दूंगा, आप मज़ीद सुन लीजिएगा। जो मैं रेफरेंस देता हूँ उनको याद कर लिया करें, ये रेफरेंस हम असाइनमेंट के अंदर दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे होंगे, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता, लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है कि महज लिटरेचर को देख के वैसा पढ़ा देना वो और बात होती है, उसके पीछे आइडियाज़ क्या हैं, फ़िलासफ़ी क्या है, वो निकाल के बताना, दिस इज़ प्रैक्टिकल नॉलेज। मैं इसको कहता हूँ ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है, एम्पेरिकल नॉलेज है, कि आप उसको उसके खींच के उसके अंदर, जैसे वो मैं प्लेटो को अक्सर फॉलो करता हूँ, वो कहता है कि रियलिटी, सच्चाई कहीं छुपी होती है, हमें निकालनी पड़ती है। वी हैव टू एक्सट्रैक्ट आउट रियलिटी, और ट्रूथ इज़ जस्ट हिडन फॉर्म, वी हैव टू जस्ट एक्सपोज इट। जैसे उसके फादर ने कहा था कि इसके अंदर शेर है, मैंने बाहर निकालना है, तो वी हैव टू जस्ट एक्सप्लोर थिंग। हमें एक्सप्लोर करना, लिटरेचर तो बहुत वसी चीज़ है, इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं बड़ा परफेक्ट हूँ। अच्छा जी, मैं दूसरी स्लाइड शेयर करने लगा हूँ, देख लें। मैं उसको ज़्यादा जस्ट रिव्यू दूंगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो तकरीबन मैं उसको 3 मंथ में खुद करवाता हूँ, 1 by 1 एक एज को और उसके राइटर को। यानी जब मैं PPSC इंग्लिश में पढ़ाता हूँ तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दूंगा, आप ज़रा देखें। सर ये PPS इंग्लिश क्या है? हाँ जी, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और ये पंजाब लेवल पे होता है, ठीक है। और उसमें लोग जो हैं हिस्सा लेते हैं, और उसमें 17 स्केल की सीट्स होती हैं, आजकल 16 स्केल की भी आ रही हैं इसके थ्रू, बल्कि NTS को ख़त्म करके इसके थ्रू ही पेपर। और ये बड़ा टफ सिस्टम होता है मार्किंग का, उसमें पैनल बैठता है, आपका इंटरव्यू होता है और उसके ज़रिए आपकी सिलेक्शन होती है, साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं। आपको तो फौजिया ज़रूरत ही नहीं है इसकी। क्यों फौजिया? आपको क्यों?
नहीं, आप तो जॉब पे लगी हुई हैं, अरे तो पाकिस्तान वालों को ज़रूरत है ना। वैसे भी उसकी एज होती है, एज लिमिट होती है। सर जॉब की वो जो है ना इस सर्कमस्टांसिस में जॉब्स का मैंने आपको जैसे बताया था ना कि यहाँ पे भी कैसे ये लोग रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन को लिए, और काफ़ी डिटेक्शन भी हुई हैं और कुछ लोगों को भी निकाल दिया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ, लेकिन बाकी ये है कि ज़रूरत क्यों नहीं है, ज़रूरत तो जो करते हैं उनको तो उनकी तो होती है ज़्यादा। गवर्नमेंट की जॉब करनी है आपने? And do you have नहीं सर, गवर्नमेंट की जॉब तो पाकिस्तान आके होगी ना, कोई बैठ के नहीं हो सकती। तो वो गवर्नमेंट की जॉब है ना, पीपीएससी इंग्लिश से। गवर्नमेंट का स्कूल है जहाँ पे मैं लगी हूँ। अच्छा, ये भी गवर्नमेंट का स्कूल है यानी। जी सर। क्या नाम क्या स्कूल का? पाकिस्तान इंग्लिश स्कूल एंड कॉलेज। In fact, you will be getting the pensions and all kind of salary like the incentive we are getting. जैसे हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको मिल रहे होंगे। Later I will discuss with you. Okay. अभी मैंने बताया ना छोटी डिटेक्शंस। A short history of, ऊपर देखिए, a short history of English literature. ये इंग्लिश जो आपको इंग्लैंड नज़र आ रहा है, ये कोई ऐसे नहीं था कि आप ऐसे ही रिफाइंड पीपल बन गए और रेनेसेंस आ गया ऐसे ही। इसके पीछे एक हिस्ट्री है, स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री जो है ना वो बड़ी ओल्ड है, क्योंकि ये अंदर अपने रोमन ग्रीक्स की फ़िलासफ़ी को ले लेती है। वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के फाउंडर हैं रोमन ग्रीक्स। नो टॉक अबाउट जूलियस सीज़र, वो पहला इंसान है, किंग था रोमन ग्रीक्स का, रोमन किंग था। इसने क्या किया, इसने पहली दफ़ा 54 BC में इसने हमला किया, फिर 52 BC में हमला किया। ये रोमन एम्पायर इसने क्या बना दिया, इंग्लैंड पे हमला किया। उस वक्त यहाँ पे दो कौमें आबाद थी, एक थी कैल्टिक और दूसरी थी गैलिक। कैल्टिक और गैलिक जो दो लैंग्वेज बोलने वाली कौम में यहाँ पे मौजूद थी, और इनके ऊपर हमला किया किसने, रोमन प्रिंस ने, किंग ने, नाम था जूलियस सीज़र। जूलियस सीज़र ने पहला हमला किया, फिर दूसरा हमला किया। रोमन एम्पायर बड़ी स्ट्रॉन्ग थी और अल्टीमेटली कामयाब हो गई। रोमन एम्पायर ने इनको क्रश कर दिया और इनको रिप्लेस किया कैल्टिक और गैलिक को। ये तकरीबन 400 साल तक हमला करते रहे, 400 साल तक इसको रूल करते रहे, और साथ क्या लेकर आए, अपना लिटरेचर, रोमन लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज, और ऑल लिटरेचर एंड फाइटिंग एक्टिविटी वट एवर दे हैड इन देयर कल्चर दे ब्रॉट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में बहुत सारे जो वर्ड्स हैं आज भी आप देखेंगे वो लिखा होगा कि वो कहाँ से लिया गया, रोमन लैंग्वेज से, ग्रीक लैंग्वेज से। इन्होंने रूल किया इंग्लैंड को 500 साल, राउंड अबाउट 400 राउंड अबाउट ईयर्स इन्होंने वहाँ पे रूल किया। उसके बाद रोमन ग्रीक्स के ऊपर कुछ ट्राइब्स हमले करने लग गए। रोमन एम्पायर को अपने आप को इंटीग्रेट करना मुश्किल में पड़ गया, और यहाँ पे आए जर्मैनिक, जूट्स, एंग्लो सैक्सन्स, इस तरह के कुछ ट्राइब थे जो बड़े फाइटर थे। उन्होंने रोमन ग्रीक्स पे ऊपर हमला कर शुरू कर दिए, इंग्लैंड पे भी हमला शुरू कर दिया, और उधर से कुछ बड़े जालिम किस्म के लोग थे और वो रोमन पे भी हमले कर रहे थे। रोमन अपने आप को इंटीग्रेट करने के लिए परेशान हो गए कि हाउ टू इंटीग्रेट आवर ओन एम्पायर। दे लेफ्ट इंग्लैंड एंड दे वेंट अवे। उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ा एज इट इज और चले गए। अब उसको रिप्लेस कर लिया जूट ने, एंग्लो सैक्सन ने और जर्मैनिक ट्राइब्स ने। ये कोई रशियन, साउथर्न रशियन पार्ट से कुछ आए थे, कुछ जर्मनी साइड के इलाकों से आए थे। उस वक्त कोई स्पेसिफिक बाउंड्रीज तो नहीं थी कंट्रीज़ की। अब ये वहाँ पे इन्होंने रिप्लेस कर दी रोमन लैंग्वेज, कैल्टिक को भी, गैलिक को भी, और इन्होंने अपनी लैंग्वेज। इवन के जो आज आपको इंग्लैंड नज़र आता है, ये भी एंग्लो ट्राइब से ही इंग्लैंड निकला है। हाउ यू गॉट द पॉइंट। ये आ सकता है कॉम्पिटेटिव कि ये जो एंग्लो ट्राइब था उसी से इंग्लैंड निकला है। उसके बाद ऐसे चलता गया काम, उसके बाद इनको रिप्लेस किया, ये करते रहे हुकूमत, ठीक है। ये एंग्लो सैक्सन, ये जूट, ये जर्मैनिक, ये सारे मिलके इंग्लैंड को रूल करते रहे। इनको फिर रिप्लेस किया नॉर्मन्स ने, जो फ्रेंच थे, फ्रेंच इनहेबिटेंट्स थे, फ्रेंच डिवेलर्स थे, उस इलाकों से आए थे। उन्होंने आके यहाँ पे फ्रेंच जो है लागू कर दी, यानी फ्रेंच। पहले वो रोमन ग्रीक्स की लैंग्वेज आ गई, ठीक है, लैटिन ग्रीक भी आ गई, उनके अंदर जर्मैनिक भी आ गई, जूट भी आ गई, उसके बाद वो कैल्टिक भी और गैलिक भी, ये सारी लैंग्वेज वहाँ पे मौजूद थी। अब इतना मिक्सचर सा हो गया लिटरेचर,
उसके बाद फ्रेंच भी आ गई, वो फ्रेंच बोलते थे, उन्होंने फ्रेंच इंट्रोड्यूस कर दी, फ्रेंच ने बड़ी सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स उन्होंने निकाले, उसमें खासा वर्क हुआ। और जो एंग्लो सैक्सन का जो ओल्ड वर्क है वो है सबसे अच्छा वर्क जो है वो है बेओवल्फ। बेओवल्फ एक स्टोरी है मॉन्स्टर की, और बेओवल्फ उनके साथ लड़ता है, एक मदर जो पहली बेओवल्फ है उसके साथ भी लड़ता है, उसके बेटे के साथ भी लड़ता है, अल्टीमेटली कामयाब होता है। तो ये एक स्टोरी है और बड़ी पुरानी उसमें लिखी है, और उसका जो राइटर है वो अनोनिमस राइटर है। मशहूर जो लोग हैं, जो एक बीड है, एक हैडमैन है, साइन वुल्फ है, इस तरह के लोग प्रोमिनेंट हैं उस एज के। उसके बाद नॉर्मन एज आ गई जो कि टोटली फ्रेंच थे और फ्रेंच उन्होंने शामिल कर दी। उसके बाद ये तकरीबन मेडिवल एज तक उन्होंने सोचा कि भाई ये तो हमें रिप्लेस कर रहे हैं, हम इंग्लिश पे मेहनत करें। तो मेडिवल एज जब आती है तो चौसर ही इज़ अ मेन फिगर, ही स्टार्टेड राइटिंग इन, he takes some point from the from Italian concept. He visited Italy, and even he saw the Three Ages, peasant revolt. He has seen the Black Death और फाइट बिटवीन 100 फाइट बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, इस तरह के मसाइल चल रहे थे और चौसर ने ये सारे देखे हैं। चौसर जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में गया, इटली में गया, फ्रांस में गया और इस तरह के कंट्रीज़ में, उसके पास बहुत सारा नॉलेज था। उसको डेकामेरन बोकाशियो का एक वर्क था, उससे मुतासर हुआ। इटली में एक बड़ा प्रोमिनेंट राइटर था बोकाशियो, उससे मुतासर हुआ डेकामेरन बुक से, और उसने उसके ऊपर लिख दिया उस जैसा ही एक स्टोरी बना के कैंटरबरी टेल लिख दी और अपनी लैंग्वेज में लिखी। आज उसे फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद रेनेसेंस एज आ गई। मेडिवल एज जो थी वो टोटली चर्च के अंडर थी, चर्च इट वाज डोमिनेटिंग, एंड आफ्टर दैट इन इटली देयर वाज वन मूवमेंट विच इज कॉल्ड ह्यूमनिज्म इन अ सेंस दैट it was a new movement, and in this movement the people they were reinforcing we should find value in human being rather than in church, in religion, whatever we earn why church is taking। हम कमाते हैं, चर्च ले जाता है, हम ह्यूमनिज्म पे बात करें भाई, इंसानों की बात करो, सेंटर ऑफ अटेंशन इंसान है। वो ह्यूमनिज्म की स्पिरिट चल रही थी, पेट्रार्क उसका बानी था और भी कुछ लोग थे। अब वो भी आ गई इंग्लैंड में, साथ उसके रेनेसेंस चल रहा था। अब रेनेसेंस में री इंटरप्रेट किया गया सारे नॉलेज को, री डिस्कवर किया गया, री राइट किया गया, ये फ्रेंच वर्ड है। अब रेनेसेंस एज जो है वो मज़हब को डिस्कार्ड करती है और वो न्यू चीज़ें जो ह्यूमनिज्म की चीज़ें हैं इंसानों को डिस्कस करती है। उसमें शेक्सपियर जो है मेन फिगर है उसका, बेन जॉनसन है और इस तरह के जो दीगर राइटर हैं, और इसमें एक और है एडमंड स्पेंसर, इस तरह के जो है की फिगर हैं, लिटरेरी फिगर्स हैं, वो अपने पॉइंट से फिर लिखते रहे। उसके बाद हम आ जाते हैं मज़ीद क्लासिकल एज में। क्लासिकल एज में उन्होंने दोबारा से री इंटरप्रेट करने की कोशिश की, वही होमर विर्जिल के वर्क को, उसमें अलेक्जेंडर पोप, ड्राइडन, जॉनसन ये सारे शामिल हैं। ये क्या कहते थे, साइंटिफिकली के चाह रहे थे कि भाई साइंटिफिकली देखें लिटरेचर को, आप ये ना बना दें कि लिटरेचर बस जी यही है। उन्होंने कहा भाई लिटरेचर को यू मस्ट सी लिटरेचर साइंटिफिकली, ऑब्जेक्टिवली। तो ऑब्जेक्टिवली लिखते, रूल बाउंड्स कर दिया, और वो क्लासिकल रोमन अगस्टन एज का जो लिटरेचर था उसको री इंटरप्रेट करके उसको दोबारा से ट्रांसलेट किया। पॉप ने अपने दो फैंटम और ब्रूम दो दोस्त साथ लिए, उनके साथ मिलके उसने होमर और विर्जिल के वर्क को ट्रांसलेट कर लिया, और डीसी और एलियाड और इस तरह के वर्क मशहूर होता गया। तो इस तरह उसने एक एज को डोमिनेट कर लिया। फिर ट्रांजिशन, वो इनलाइटनमेंट की एज जो है वो भी यही एज है। उसके बाद आती है रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में राइटर जो हैं वो थक जाते हैं रूल और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, लिखा नहीं जाता उनसे बेसिकली। वैसे वो तो हीरोइक कॉपलेट में लिख लेता था, चार्म स्ट्राइक द साइट, मेरिट विन द सोल, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये इस तरह की बातें छोटी छोटी करता था अलेक्जेंडर पॉप, और वैसे रूल से लिखता था हीरोइक कॉपलेट के साथ मिला के। तो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द राइटर टू राइट इन हीरोइक कॉपलेट एंड राइटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड बाउंड पोइट्री इन अ सर्टन ऑर्डर्स, सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट। रोमांटिक एज के राइटर्स ने ये किया कि वाई वी शुड फॉलो ऑल दिस। पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, एंड कीट सेड, John Keats said poetry must come like poetry should come like a tree comes to the leaf come to the tree। जैसे दरख्त जो है, किसी दरख्त के ऊपर ट्रीज आते हैं, लीव्स आते हैं, वैसे पोइट्री आनी चाहिए। अगर ऐसी पोइट्री नहीं कर रहे तो को ना करो। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग पे बात होने लगी। उसके बाद मॉडर्न एज आ गई, सिंबलिज्म की एज, क्योटिक, डिस्टर्बेंस, क्रम्बलिंग, इंसान बटा हुआ टू बी और नॉट टू बी में। फिर पोस्ट मॉडर्न एज आ गई, और जैसा जैसा
जैसे जैसे लोग आ गए बेसिकली वैसा ही लिटरेचर चेंज होता गया। तो ये सारी बातें थी। अब ऐसा करें, आप असाइनमेंट निकालें, ये असाइनमेंट फिर कभी आपको मैं करवाऊँगा, वो ज़रा निकालें। ये बड़ी लंबी असाइनमेंट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया है, ये सारा ओवरव्यू। और लिटरेचर को, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को डिफरेंट राइटर ने डिफरेंट एजेस में अपनी सहूलत के लिए बांटा हुआ है, यानी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। रिस्टोर मैंने तो ये भी बताया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश एज लिटरेचर में कि रिस्टोरेशन पीरियड कैसे आया था, इंट्रैग्नम पीरियड कैसे आया था, हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैसे आए थे, प्योरिटन कैसे आए थे, उस वक्त कौन बादशाह था। ये सारी चीज़ें मैंने बड़ी डिटेल बताई हुई हैं। वी नीड एक्स्ट्रा क्लास फॉर दिस। प्लीज़ कम टू द पॉइंट। सर पीपीएस के लिए आप कौन से राइटर को रेकमेंड करेंगे? तो ये बस पे मैं आपको ना एक स्नैपशॉट सेंड करूँगा। आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को टच करना चाहती हैं या ओवरऑल सब सारे राइटर्स को? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। देखें, पीपीएससी इंग्लिश का कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं है। हाँ, ये माना जाता है कि जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी का थॉरोली पढ़ा होता है ना, वो तकरीबन फ़ायदे में रहता है। ये मैं वैसे बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जिसने पंजाब यूनिवर्सिटी का थॉरोली पढ़ा हो सिलेबस, वो फ़ायदे में रहता है, क्योंकि उससे वो ज़्यादा लेते हैं। ठीक है। और लिंग्विस्टिक से बहुत कम आता है, ज़्यादा लिटरेचर बेस ही होता है उसका पेपर, एमसीक्यू बेस होता है। 100 के एमसीक्यू हैं। आपसे वो क्या करेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे, टू बी और नॉट टू बी, हु सेड दिस वर्ड। ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि मेडिवल एज वाज टोटली रिलीजियस एज, यानी मेडिवल एज वाज को आगे छोड़ देंगे, रिलीजियस रोमांटिक किस तरह की एज है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, फ़ौरन लिख देंगी मेडिवल एज। रेनेसेंस एज में कौन सी सा स्पिरिट चल रही थी, अगर आपने पढ़ा होगा ह्यूमनिज्म, तो आप ह्यूमनिज्म लिख देंगे। तो भाई ये चीज़ें मैं बड़ी डिटेल, यानी एक दिन का काम नहीं है। ये सबा है, आपका नाम सबा रशीद, ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में हम सारी चीज़ें, ये इसमें हम एक एक एज को लेंगे। और इसमें मैंने सारे रिकॉर्ड किए हुए हैं, लेक्चर मैंने शेयर किए हुए हैं। आप मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा, मैं शेयर करूँगा कुछ, उसको भी आप सुनें, उनको सुने। और मैं जो ये पूछ रही थी कि बुक बता दें, आपने कहा कि 30 राइटर है, तो कोई एक बुक बता दें, जैसे कि किसी सिर्फ एक को बता दें। मैं तो, मेरी बात सुने, मैं कोई बुक फॉलो नहीं करवाता, मैं थॉरली पढ़ाता हूँ लिटरेचर। मैं कोई बुक नहीं फॉलो करवाता। बुक यही है, डॉगर यूनिक्स कैरावन की डिफरेंट जो कंपनीज हैं इनकी मिल जाती हैं, आप उनको स्टडी कर लें। लेकिन उससे देखें, एमसीक्यू को तो रट्टा लगाना होता है। अब मैं बेवकूफ़ बनाऊं लोगों को, भाई मेरे पास एक बुक है और उसमें आप याद कर लें और आपकी 100% तैयारी हो जाएगी। भाई मैं कैसे कह दूं, ये तैयारी ऐसे नहीं होती। पहले तो पूरी, अब आपको मैंने ह्यूमनिज्म बता दिया ना, ये किसने, इसका फाउंडर कौन है, तो आप कल को कोई भी आ जाए तो आप फ़ौरन कह देंगी पेट्रार्क है। तो ये चीज़ें, ये तो एक देखें ना, एक फ़्लो में हम लर्न कर रहे हैं। जैसे मैं वो रोमन ग्रीक से आपको लेकर आया, फिर वो सर इस सारों के 1 by 1 राइटर पढ़ाऊँ, तो ये मैं, मेरे ख्याल में 10 घंटे लगे। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, इंशाल्लाह हम ऐसे टच करते रहेंगे जी। व्हाट आर द रेमंड विलियम्स व्यू रिगार्डिंग कल्चर, ट्रेजेडी एंड डिस्कस इन डिटेल 2030 में ये क्वेश्चन आया हुआ, ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडिया। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इंशाल्लाह ये उससे रिलेट करूँगा। How does William trace the rank of the tragic hero from the classical to the modern times? Raymond William Modern Tragedy 2009 में क्वेश्चन आया। Critically assess Raymond Williams essay on the tragedy and the contemporary idea 2004 में क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ जी, डिस्कस क्वेश्चन आ सकता है, ट्रेजिडी एंड द कंटेम्प्रेरी आइडिया। अब मैं आपको 1 by 1 बताऊंगा, ये सारा हम पढ़ेंगे और उसमें हम देखेंगे वो रेमंड विलियम डिस्कस करेगा कि ऑर्डर और एक्सीडेंट क्या होता है। यहाँ पे वो बताएगा डिस्ट्रक्शन ऑफ हीरो क्या होती है, इररिपेयरेबल एक्शन क्या होता है, एम्फेसिस ऑफ ऑन ईवल क्या होता है, ऑर्डर और एक्सीडेंट की वो बात करता है। कहता है कि कौन सा ऐसा हमारे पास आला है जिससे हम ये माप लें कि एक्सीडेंट अगर होगा तो वो ट्रेजिडी नहीं होगी, रॉयल बंदे की ट्रेजिडी होगी। ये टोटली कहता है फॉल्स नोशन है कि एक्सीडेंट में ट्रेजिडी, कहता है एक्सीडेंट में ट्रेजिडी होती है। एक्सीडेंट अब एक बंदे का हुआ है, अब मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई है और डेफिनेशन के बाद मैंने उनके मानी बताए हैं कि एक ट्रेजिडी का मानी होता है कैटास्ट्रोफी, डिस्ट्रक्शन, डाउनफॉल, बर्न हो जाना, तबाह हो जाना, बर्बाद होना जाना, लेमेंटेशन, ये सारे उसके मानी। कहता है कौन सी ऐसा आपके पास मैयर है जिसके साथ आप ये मैयर कर लेते हो कि ये भाई ट्रेजिडी है और ये ट्रेजिडी नहीं है। कहता है नो,
कोई आला नहीं है। अगर एक फिर उसने कहा कि लॉस जो है, उसने कहा कि ऑर्डर जो है हर सोसाइटी का एक ऑर्डर होता है, और वो जब डिसऑर्डर होती है तो उसको ऑर्डर में लाने का एक सिस्टम होता है। ओके जी, वेलकम बैक। लेट्स डिस्कस। मेरे पास यहाँ पे ट्रेजेडी एंड कॉन्टेम्प्रेरी जो असाइनमेंट है, इसमें वो सबसे पहले डिस्कस करता है कि पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या इंसान जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू एंड द वे ऑफ थिंकिंग, द स्टाइल ऑफ राइटिंग, डू यू थिंक दैट इट इज़ चेंजिंग और नॉट? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ चेंजिंग? वो पूछता, क्वेश्चन पूछता, क्या आप क्या कहते हो, क्या आइडिया, बिलीव, कन्वेंशन ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्टिक टू वन पॉइंट है या ये चेंज हो रहा है? क्या चेंज होता है या नहीं चेंज हो रहा है? कहता है कि जब चेंज हो रहा है तो फिर एक्सेप्ट करो, चेंज इज़ पॉसिबल। सो व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट चेंजेस? इफ़ देयर आर चेंजेस यू मस्ट एक्सेप्ट द चेंजेस। ये देखें, in tragedy and contemporary idea, Ramond has tried to interpret the variety of the tragic experience.
With reference to the changing convention and institutions, he says that the tragic experience commonly reflect the fundamental belief, tensions and shapes and trend of the particular culture of the period. ठीक है, हर जो कल्चर है, मैं फिर वही बात करूंगा कि क्लासिकल, मेडिवल और उसके बाद मेडिवल आ जाएं, एलिजाबेथन आ जाएं, रोमांटिक आ जाएं, कैरोलिन एज आ जाएं, ट्रैगनम एज आ जाएं, ठीक है, और उसके बाद मज़ीद आ जाएं क्लासिकल एज में, रोमांटिक एज में, मॉडर्न, यानी हर एज के साथ लोग, लिटरेचर, हर चीज़ चेंज हुई है। वाई डोंट यू पीपल एक्सेप्ट चेंज? कहता है कि आप लोग फिर चेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? In the introductory paragraph of the tragedy and the contemporary ideas, Raymond invited the reader to assume two assumptions. कहता है कि दो assumption है। एक बात तो ये है कि आप ये माने कि भाई no changing, unchanging human nature and changing human nature. Now Fozia, you tell me, do you think that human nature change or not? What is your viewpoint? Do you think that human nature change? इंसान की नेचर जो है वो चेंज होती है या नहीं? इंसान की नेचर जो है वो चेंज होती है। अगर चेंज ना होती तो आप देखें कहाँ से हम चले थे, इंसान कहाँ पत्थरों की एज से चला था और आज देखें वो स्मार्टफोन पे बात करता है। जी, एक बंदा काइंडली, एक बंदा जो है वो मुझे रिप्लाई दे, एक बंदा मुझे रिप्लाई दे ताकि हाँ जी, ह्यूमन नेचर चेंज होती है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक दैट देयर इज an incredible change. There is a lot of changes in human nature. Nobody, especially if he or she is a human being, listen to me, if he or she is a human being, she can't claim that I can't change. Human nature change. Change is a part of life. You know that I was young enough, I was just like, I was a kid, then I was a boy, and with the passage of time, I'm just getting toward my old age. So I was not like that what I was 20 years back. सोच बदल जाती है, इंसान का बॉडी बदल जाता है, शेप बदल जाती है, इंसान एक जगह जो मैं कल था आज नहीं। मैं देखो, मैंने इतने लेक्चर, हज़ारों लेक्चर जो है डिलीवर किए, जो लेक्चर डिलीवर करता हूँ मैं कहता हूँ यार ये बेहतर है, मैं ये अपलोड करता हूँ। क्यों? हर दिन मैं इम्प्रूवमेंट गेन कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, मेरे अंदर नया नॉलेज जो है वो इजाफा हो रहा है। तो इंसान जो है वो कभी भी ये कहता है कि चेंज आती है। No, you have understood the point. कहता है change is over there, and but we people don't accept. So nature is not a uniform of how it can change every day, or with the passage of time. इंसान की नेचर की बात हो रही है, मैं नेचर की बात नहीं। अभी हम इंसान की नेचर चेंज होती है। इंसान की नेचर बॉडी है, इंसान है, इंसान की फॉर्मेशन है, इंसान की डेवलपमेंट है, ये सारी उसकी नेचर में आती है। वो टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन नेचर, वो ह्यूमन नेचर की बात करता है। लिटरेचर किससे ताल्लुक़ रखता है? इंसान से, उसकी लाइफ से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ। सो व्हेन ह्यूमन इज चेंजिंग, डेफिनेटली लिटरेचर विल बी चेंजिंग। जब इंसान चेंज होगा तो बचपन में छोटी छोटी एग्जांपल ये नेचर थोड़ी है। आई डोंट थिंक सो। व्हाट इज दिस? Fozia, you tell us what is this? What is this? We are talking about the human nature. We are talking about literature, and literature is related to human being. The nature वो जो आपने बताया, जिस तरह आपने बताया ना, कि हर चीज अपने सेंस के साथ पैदा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चिड़ी है, लाइफ है, उसका काम क्या है? काटना है। वो बदल सकती है। वो ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग की तो बात, हम ह्यूमन बीइंग की बात, कटलरी की बात, अब छुरी की बात तो नहीं कर रहे। वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग कटलरी की बात नहीं कर रही। आपने जैसे बताया था ना कि हर एक चीज अपनी एक
पर्टिकुलर पर्सनालिटी के साथ पैदा होती उसकी है, एक पर्टिकुलर उसकी एक पर्टिकुलर नेचर तो होती है, वो बंदे की तो चेंजिंग वो बंदे की उसके चेंजिंग होती है, उसके हालात हालात कुछ की हालात की वजह से पैसेज ऑफ टाइम पैसेज ऑफ टाइम होते चेंज रहते हैं। होते रहते हैं। लेकिन ये आपको पता है, ये पर्सनैलिटी मेरी होती बात है। सुनिए, जब आपको पता ख्याल है जब चेंज ख्याल चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब उसकी नेचर ही चेंज हो रही है ना, तो उसके हालात भी चेंज हो रहे किसी हैं। एक चीज को किसी अगर आप एक बहुत चीज को ज्यादा अगर आप पसंद बहुत कर ज्यादा रहे हैं पसंद कर रहे हैं, तो पैसेज ऑफ टाइम आप विद द पैसेज ऑफ विद द टाइम पैसेज ऑफ आपके टाइम बारे आपके उसके बारे में बारे आपको में उसके मुकम्मल बारे में पता चलता है या मुकम्मल पता उससे चलता है बेटर या चीज उससे आपको बेटर मिलती है, चीज आप आपको उसकी मिलती तरफ है, आप इन्फ्लुएंस उसकी हो तरफ जाते हो, इन्फ्लुएंस हो तो ये जाते हो, आपकी नेचर तो ये नहीं आपकी चेंज है नेचर ना नहीं चेंज कि है ना आप एक चीज कि को आप छोड़ के एक चीज को छोड़ के उससे उससे आगे आगे चीज चीज पे जा रहे हो। फौजिया, मैं आपको छोटा सा कोट बताऊंगा, छोटा सा कोट। ख्यालात में हुआ, सोच में आया, पर्सनालिटी में आया, नेचर में सोच नहीं इज आया। में नहीं आया। लिसन टू मी, सोच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर माय डियर, ह्यूमन नेचर, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन नेचर, कम ऑन। सो जस्ट थिंक अबाउट थॉट बिलोंग टू ह्यूमन बीइंग, सो व्हेन थॉट इज चेंजिंग, बताएं फिर इसके बारे में। मुझे लगता है फौजिया को समझ आ गई है। इन द इंट्रोडक्टरी यस, फौजिया को समझ आ गई मेरे ख्याल। फौजिया आप चुप ही रहें, फिर पढ़ा लें, फिर उसके बाद बात कर लेंगे। चेंजिंग ह्यूमन नेचर एंड द चेंजिंग ह्यूमन, कहता है जी अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर एंड चेंजिंग, पहले तो कहता फैसला कर लें भाई कि चेंजिंग ह्यूमन नेचर चेंजिंग है या अनचेंजिंग है, उसके बाद कहता फिर हम चलेंगे ट्रेजेडी की तरफ। फर्स्ट ही एनालाइज ट्रेजेडी इज द टर्म ऑफ द फर्स्ट assumptions अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर। पहला तो कहता है हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि अनचेंजिंग है, जैसे फौजिया ने कहा। ही सेज टू द बिलीव द ह्यूमन कैरेक्टर अनचेंजिंग एंड यूनिवर्सल इज टोटली अब्सर्ड। कहता है ये कहना कि अनचेंजिंग ये बिल्कुल मीनिंगलेस है, अब्सर्ड। ही कंडेम्स फर्स्ट assumptions, उसने पहली assumption को उसने रद्द कर दिया, रेमंड विलियम रद्द कर रहा है। सो इट इज़ अ क्लियर दैट ही इज नॉट गोइंग टू स्टिक विद द कन्वेंशनल कंसेप्ट। कहता है वो कन्वेंशनल कंसेप्ट से स्टिक नहीं रहेगा, जुड़ा नहीं रहेगा, while he find through empirical knowledge whether it is changing or not, and no talk about the essentialism. You're talking about the essentialism. He says that man is born with a sense and he does whatever he is having a sense. But Jean Paul Sartre, he has rejected this ideology. He has rejected this philosophy that man is not born with essence. He has to figure out his essence. Here is no absolute truth. He says that whatever we find truth, it is in a relative position. It can be truth or not untrue. जो मेरे लिए एक चीज़, देखें ये फिलासफी है, जो मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए अनट्रू हो सकता है। जो चीज़ मुझे पसंद है वो आपको नापसंद हो सकती है। मिसाल के तौर पर वहाँ पे जो मिनी स्कर्ट और बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस पहनना यूरोप में डिसेंट लुक है, अब यहाँ पे पहन के मुझे दिखाएं। यानी एक चीज़ यहाँ पे ट्रूथ है, वहाँ पे अनट्रू है, वहाँ यहाँ पे वैल्यू है, वहाँ पे डिसवैल्यू है। तो द थिंग इज़ दैट विद अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू पर्सन, एवरीथिंग इज चेंज्ड। ही से दैट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ। और जेन पॉल सर्टर ने ऐसे रिजेक्ट नहीं किया था एसेंशियलिज्म की फिलासफी को। ही से दैट मैन इज़ नॉट बोर्न विद अ सेंस, he has to figure it over here. There is no absolute truth. Everything we have to figure it ourselves. यहाँ पे इंसान बटा हुआ है, एक साइड पे वो कहता है उसकी माँ बीमार है, एक साइड पे मुल्क पे हमला हो रहा है, वो किधर जाएगा? क्या बताता है? कहता है उसको अब मज़हब, वो मज़हब की मिसाल है, वो मज़हब को क्रिटिसाइज़ करता है, क्रिश्चियनिटी को। कहता है कि मज़हब बहुत सारे मानी नहीं बता सकता हमें, हर चीज़ रिलेटिव फॉर्म में मौजूद है, वो कहीं वो ट्रूथ होती है, कहीं वो अनट्रू हो जाती है। उसके बाद कहता फर्स्ट ही एनालाइज द ट्रेजेडी इन द टर्म ऑफ द फर्स्ट assumptions अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर। ही सेज टू द बिलीव ह्यूमन कैरेक्टर अनचेंजिंग एंड यूनिवर्सल is totally absurd. He condemned first assumption, so it is clear that he is not going to stick with a conventional concept. But if we accept the second assumption, changing human nature, tragedy is then the single and the permanent kind of fact. बट अ सीरीज ऑफ द डिफरेंट एक्सपीरियंस। आप में से जिसकी राइटिंग अच्छी है वो काइंडली साथ साथ पढ़े, मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा, बस साथ साथ पढ़ें। कौन पढ़ेगा? सब आप पढ़ें, यहाँ से मैंने छोड़ा, सब आप पढ़ें, मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा साथ साथ, और आपको मुश्किल सर मेरे पास बुक देंगे, कहाँ से पढ़ रहे हैं? स्क्रीन पे शो हो जाए। चलें फौजिया आप पढ़ें, मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा साथ, ताकि आप लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो। जल्दी करें, जल्दी, मैं आपको फिर बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। फौजिया रीड।
फौजिया आर यू प्रेजेंट? फौजिया मेरे ख्याल में यहाँ पे है ही नहीं। चलें हम सैरिश को कहते हैं। सैरिश नो शकीला कहाँ है? चलें आप पढ़ें सैरिश, पढ़ें। ठीक है सैरिश आप रहने दें, सैरिश आप रहने दें। मैं पढ़ता हूँ, वो पीछे ना आवाज़ें आ रही हैं फिर डिस्टर्ब हो। अच्छा नीचे आ जाएँ। रेमंड डिस्कस द मेजर पॉइंट्स ऑफ द ट्रेजिक थ्योरी। वो अपनी ट्रेजिक थ्योरी की ये पॉइंट बताता है, कहता है ऑर्डर और एक्सीडेंट, फिर उसने कहा डिस्ट्रक्शन ऑफ द हीरो, उसके बाद उसने कहा इररिपेयरेबल एक्शंस, द एम्फेसिस ऑफ द इवल। ये वो 5 यानी 4 पॉइंट्स हैं उसके, और इन सारे पॉइंट्स को वो उसकी बेस पे वो मतलब थीरीज को डिस्कस करता है जो उसने दी है। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पहला है जी डिस्ट्रक्शन। कहता है इन ऑर्डर एंड एक्सीडेंट ही आर्ग्यू दैट द कन्वेंशनल कंसेप्ट ऑफ द ट्रेजेडी डज नॉट रिकग्नाइज एक्सीडेंट एज अ ट्रेजेडी। कहता है जो कन्वेंशनल कंसेप्ट है ट्रेजेडी का, वो तो कहता है कि अब चाहे तो अपने पॉइंट साथ साथ लिख लिया करें, मैं आराम से बोलूँगा। कहता है कि जो कन्वेंशनल कंसेप्ट है ट्रेजेडी का, वो यानी एक्सीडेंट को मानते नहीं हैं कि वो ट्रेजेडी है। बट आई थिंक दैट वेन एवर सम पर्सन ऑर्डिनरी पर्सन इज़ डाइड इट इज़ आल्सो अ ट्रेजेडी, बिकॉज ट्रेजेडी स्टार्ट्स आफ्टर द इंसिडेंट हैपन। जैसे ही वो इंसिडेंट होता है उसके रिलेटेड बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासर होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, इवन कुछ तो कंगाल हो जाते हैं, कुछ बेचारे जो हैं वो अपनी बच्चे जो हैं वो पढ़ाई से महरूम हो जाते हैं, उसके पीछे एक ख़ानदान होता है, और वो कहता है ट्रेजेडी का सबब बनता है। ये बिल्कुल फॉल्स एवेल्यूएशन है कि एक रॉयल पर्सन की ही ट्रेजेडी होती है। फिर आगे वो कहता है कि ट्रेजेडी वो होती है जो रिस्पॉन्स लाए। अब इसके अंदर वो बताएगा, कहेगा कि जो जिस ट्रेजेडी के ऊपर रिस्पॉन्स ना भी आए वो भी रिस्पॉन्स ही होता है। उससे उसने कहा दिया कि इनडिफरेंट है, कि कोई लाताल्लुक हो गया उसने रिएक्शन तब भी दे दिया। तो कहते हैं ना जब हम खामोश होते हैं तो उसके पीछे भी एक आंसर होता है। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने गाली दी, आप खामोश हो गए, अब ये भी रिएक्शन है। एपिक्टेटस सेड वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटफुल, you know that one of the greatest philosopher of the stoic philosopher said, Epictetus said, it is not the event that affects us, it is that how we take judgment about that event. ये हमें अफेक्ट नहीं करता जो हमारे साथ होता है, बल्कि कहता है हम उसके ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं वो हमें अफेक्ट करता है, कि हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। मुझे किसी ने गाली दी, अगर तो मैं टेंशन ले गया, रिएक्ट बुरा कर दिया, तो वो और भी मसाइल बन जाएंगे। अगर आराम से उसको टाल दूं तो वो खुद ही परेशान हो जाएगा कि यार इसको मैं क्या कहूँ, ये तो टेंशन ही नहीं लेता। किसका? एपिक्टेटस का कॉल। Yes sir. Epictetus said, it is not events that affect us. It is not event that affect us, it is how we take judgment about that event. It is not event that affect us, it is how we react or how we take judgment about that event. यानी हम उसके बारे में क्या जजमेंट देते हैं, क्या लेते हैं, हमारे साथ जो भी बुरा हो रहा है, दैट ऑल डिपेंड्स हाउ वी रिएक्ट टू इट। तो स्टोइक कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि दो तरह, वो फिलासफर इस तरह के वो कहते हैं कि इंसान को बांट लेनी चाहिए कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक स्टोइक कहेगा कि भाई मैं बाहर निकला, बारिश होगी, वो कहेगा मैं परेशानी में इंजॉय करूँगा क्योंकि ये मेरे बस में नहीं। भाई बस पे ऊपर चढ़ने लगा, लेट हो गया, वो निकल गई बस, वो ऐसे एंजॉय करेगा। कहता स्टोइक हमेशा वो देखेगा जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, मैंने सिर्फ उस पर परेशान हूँ, उसकी कहता सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। स्टोइक कहते हैं मिसाल के तौर पर मैं अगर पढ़ नहीं रहा तो ये मेरे बस में है, अगर मैं अच्छी तैयारी लिख नहीं रहा ये भी मेरे बस में है, तो इस पर मुझे परेशान कहता होना चाहिए। बट वी शुड नॉट वरीड अबाउट द इफ़ देयर इज़ अ हीट और इफ़ देयर इज़ आई एम गेटिंग लेट फ्रॉम बस, दीज आर नॉट माई कंट्रोल। तो ये उनकी फ़िलासफ़ी है। उसके बाद कहता है कि इट इज़ जनरली कंसीडर दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट ट्रेजिक मीनिंग इन एवरी डे ट्रेजिडीज़ बिकॉज द इवेंट। कहता है जो एवरी डे ट्रेजिडी होती है ना, मिसाल की कोई बस, कोई गिर के मर गया, कोई किसी चीज़ से टकरा गया, कोई ट्रेन से टकरा गया, कहता है इट इज़ नॉट ट्रेजिडी
कुछ दिन पहले एक लड़का ट्रेन से टकरा गया, बिलीव मी उसके पार्ट्स जो हैं वो बड़े मुश्किल से इकट्ठे किए, उसके हिस्से बेचारे के बड़े। अब देखें, अब कोई बंदा कहे कि ये ट्रेजेडी नहीं है, उसके दोस्त, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड, उसके बहन भाई, कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई उनके साथ। तो ये यहाँ पे ये बात बताएगा, कहता है बिकॉज द इवेंट इन दीज ट्रेजेडी इज नॉट ट्रेजिक इन इटसेल्फ बट द ओनली बिकम सो दैट शेप्ड रिस्पॉन्स। कहता है जी कि उसको शेप रिस्पॉन्स कैसा देते हैं, ये कहता है कि वो कहते हैं कि ट्रेजेडी ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई रिस्पॉन्स आए, जिसका रिस्पॉन्स ना आए वो ट्रेजेडी नहीं होती। तो वो कहेगा कि ये भाई कैसा आपका फार्मूला है। अब ये उसको क्या करेगा, उसकी रिबटल दे रहा है, जो एक ट्रेजेडी की डेफिनेशन है उसके पॉइंट दे रहा है उसके खिलाफ। Raymond does not agree with this view. He asks how it is possible to distinguish an event and the response to an event in absolute way. Raymond, गौर से सुनते जाएं, Raymond Williams says that if an event does not earn a response, it does not mean that it has no response. वही बात जो मैंने की कि ये नहीं मतलब कि भाई एक चीज़ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो अगर इंडिफरेंट हो रहा है इंसान तो वो भी तो रिस्पॉन्स ही है। इंडिफरेंस टू एन इवेंट इज आल्सो अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। दस इज टोटली रॉन्ग दैट इवेंट हैज़ नो रिस्पॉन्स, यानी ये रॉन्ग है कि कोई इवेंट जो है वो रिस्पॉन्स नहीं रखता। इसके अंदर पूरी मेन बात यही है। आगे आए नेक्स्ट पैराग्राफ में। Raymond does not seem agree with the Yeats who exclude the suffering accident of the war from the tragic incident. अब यीट और हीगल कहते हैं कि ये जो वार होती है या जो लोग जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं ये कोई इवेंट नहीं, ये कोई ट्रेजेडी में नहीं आती। तो कहता है जी मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ, यानी ओपिनियन है ना, उसने डिसएग्री किया। सेम इज़ द केस विद द हीगल हु मेक्स डिफरेंस बिटवीन द मेयर सिंपथी एंड द ट्रू सिंपथी। ये तक कहता है ये भी कौन सा हाल है, ट्रू सिंपथी और उसके बाद सिंपथी। According to the Hegel, accident does not produce any sympathy. True sympathy comes when somebody among the noble suffer. Noble mean royal, बड़ा, यानी उसने किसका फॉलोअर है, वो अरिस्टोटल प्लेटो का ही फॉलोअर है Hegel. William is of the opinion that for the sake of argument, if we devise a law distinguish between tragedy and accident, the certain event are tragedy and certain event are accident. The application of this law will produce alienation. अब कुछ लॉ तो जो हैं कहता है कि हम ये अगर अप्लाई कर भाई ये इवेंट जो है ट्रेजेडी लाता है, ये नहीं लाता, कहता है ये तो एलिनिएट कर देता है बंदे को कि क्या है ठीक है क्या ठीक नहीं, दूर कर देता है। Thus we define tragedy as a tale of suffering and exceptional man with high rank and society is unjust. हम ये कहें कि हाई इंसान जो है, हाई फाइड इंसान जो है, हाई प्रोफाइल इंसान जो है, वो एक स्टोरी है ट्रेजेडी एक हाई प्रोफाइल इंसान की जो उसकी टेल है, तो फिर दूसरे इंसानों को तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे, कहता फिर तो हम बड़ी अनजस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आए। विलियम सेज दैट द एम्फेसिस ऑन द रैंक इज अ ट्रेजेडी शुड नॉट रिमेन लिमिटेड टू द एलीट क्लास बट द शुड गो स्टेप फॉरवर्ड टू इंक्लूड द होल वेब ऑफ द कॉमन मैन अराउंड हिम। कहता है कि ये एक बंदे से कहता है रिलेट नहीं होना चाहिए कि एक बंदा जो है, एक रॉयल पर्सन जो है उसकी ट्रेजेडी होती है, बराबर इट ट्रेजेडी बिलोंग्स टू शुड इंक्लूड ऑल द वेब ऑफ ह्यूमन बीइंग। सारे ह्यूमन बीइंग को शामिल करो, जिसके साथ ट्रेजेडी हो रही है उसको शो करोगे इसके साथ ट्रेजेडी हुई है। विलियम सेज दैट एम्फेसिस ऑन द रैंक इज ये मैंने पढ़ दिया, आगे देखें। अदरवाइज दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू बोर्जोस सोसाइटी। इन बोर्जोस सोसाइटी एन इंडिविजुअल इज नीदर अ स्टेट नॉर अ एलिमेंट ऑफ स्टेट बट एंटिटी इन हिमसेल्फ। इन टुडेज वर्ल्ड रैंक हैव लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। In 20th century, titles have no significance. They are mere sonorities. Thus, instead of producing sympathy, they produce alienation. अब कहता जो एंशियंट सोसाइटी थी उसमें टाइटल से जाने जाते थे लोग, यानी मिसाल के तौर पर मेरा एक ट्राइब है तो मेरा ट्राइब ट्रॉय ट्राइब है, दूसरा स्पार्टा ट्राइब है, तीसरा कोई और ट्राइब है, इसका मैं मालक हूँ, उसका कोई समबडी मालक है। इस तरह अलग-अलग ट्राइब में बटे हुए स्लेव मेकिंग नेशन थे वो, और बस ऐसे जाने जाते थे, लेकिन वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं होती थी। मिडिल एज कहता है यहाँ पे जो मिडिल क्लास का बंदा है, कोई बोर्जुआ क्लास से ताल्लुक़ रखता है, कहता है वो एक की डेथ हो तो वो पूरे एक पीछे फैमिली का मेंबर होता है, वो सारे डिफेक्ट होते हैं। अकॉर्डिंग टू हीगल ट्रेजेडी मस्ट कंटेन, मेरे ख्याल में आपको अब समझ आ रही होगी, ये सारे कंसेप्ट थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं, साथ साथ समझते जाएँ। According to Hegel, tragedy must contain some ethical lesson. He organizes suffering as suspended over the active characters.
उसके बाद कहता है ही रिकग्नाइज सफरिंग एज अ सस्पेंडर ऑफ एक्टिव करेक्टर इंटायरली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर ओन एक्ट. ट्रेजेडी ऑफ Oedipus Rex कैन बी ट्रेस्ड इन हिज एरोगेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज गुड क्वालिटी बट इट टेक्स द फॉर्म ऑफ प्राइड, हार्टीनेस. हार्टीनेस का मतलब होता है एरोगेंस, अलोफनेस. अकॉर्डिंग टू एरोगेंस आर द इंसोलेंस. It becomes disgusting and obnoxious. Macbeth's soaring ambition led to his downfall. King Lear made error of judgment and became the hostage of the thankless daughter. ये सारे मैंने डिस्कस किए हैं, किंग लियर और ये. मार्क्स डिस्क्राइब, अब मार्क्स किस तरह डिस्क्राइब करता है ट्रेजेडी को? According to Karl Marx, yesterday I explained. He says that when society is in the upper class and lower class, and it is divided, and the upper class is exploiting the right of the lower class, it is a tragedy. उसने उसको tragedy कहा. Marx described tragedy as a historical context of the different social forces. Nietzsche says that the tragedy dramatizes the tensions which resolve in the higher unity. These interpretations give a new orientation to the accident. Ramad brings another aspect of the tragedy under discussion. He says order is a result of the tragic action. वो कहता है जी ऑर्डर जो है वो रिजल्ट होता है ट्रेजिक एक्शन. The relation between the order and disorder is correct. There is always some disorder that is corrected by orders. द प्राइड ऑफ द एडिपस रेक्स डिसऑर्डर. अब यहाँ पे उसने कहा कि हर सोसाइटी के अंदर कोई सोसाइटी किसी ना किसी डिसऑर्डर का यानी प्रॉब्लम का शिकार होती है. वहाँ पे क्या होता है, क्योटिक सिचुएशन होती है और डिसऑर्डरनेस होती है, और इस डिसऑर्डरनेस को ठीक करने के लिए एक ऑर्डर ज़रूर होता है. अब एडिपस का डिसऑर्डर क्या था कि उसके अंदर ह्यूब्रस बड़ा था, गुस्सा बड़ा था, तकब्बर बड़ा था. तो उसको सेट करने के लिए उस दौर का एक ऑर्डर सिस्टम था. हमारे दौर में कहता है कि हमारा एक ऑर्डर सिस्टम है ठीक करने का. मॉडर्न दौर में मॉडर्न सिस्टम है, वहाँ पे गॉड गॉड्सेस के सिस्टम. फॉर ईच ट्रेजेडी देयर हैज़ बीन अब्स्ट्रैक्ट ऑर्डर एंड वाज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ द ट्रेजेडी. अब वहाँ पे क्या मेटाफिजिकल ऑर्डर है ना, कि अपोलो को नहीं माना भाई, अपोलो ने इसको कर्स कर दिया बस. अब वो कर्स हो गया, अंधा हो गया, ब्लाइंड हो गया, सब कुछ हो गया. यानी ये टोटली किसी को नज़र तो नहीं आ. मॉडर्न मैन तो इस चीज़ को नहीं मानेगा, वो तो जिन्नों को, भूतों को और इस तरह के गॉड गॉड्सेस के कंसेप्ट को अब नहीं मानता कि इतने गॉड होते हैं. तो अब क्या करेंगे आप? वो तो एक ख़ास एरिया की, फिर ख़ास कल्चर की ट्रेजेडी थी. अब उसने उस बात पे आ रहा है. द अब्स्ट्रैक्ट बिलीव ऑफ द ईथन ग्रीक्स वर एक्सपाउंडेड एज अ बैकग्राउंड इन द ट्रेजिक ड्रामा of Greek. Similarly, the abstract belief of Elizabethan period have been expounded as a background to the Marlowe, Shakespeare and Webster. अब ज़रा बात करते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव. और जैसे मैंने मुझसे सबा ने पूछा कि किस तरह से मज़हब जो है एलिजाबेथन एज और इस तरह के जुड़ा हुआ है. क्रिस्टोफर मार्लोव एक एलिजाबेथन राइटर था, रेनेसेंस राइटर था. सो टॉक अबाउट क्रिस्टोफर मार्लोव. क्रिस्टोफर मार्लोव हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ द रिलीजियस ट्रेजेडी. अब रिलीजियस ट्रेजेडी आपको लग रही है कि गुड एंजल, बैड एंजल और उस पर क्राइस और डैमिनेशन कहता है वुड दैट आई बी अ ड्रॉप ऑफ वाटर एंड मिक्स इनटू द रिवर एंड कैन नेवर एवर बी फाउंड. ए मेफिस्टोफेली विल कम एंड ही विल टीयर मी इनटू पीसेस एंड टेक मी टू द डैमिनेशन. अभी मेफिस्टोफेली आएगा और मुझे ले जाएगा डैमिनेशन की तरफ. वुड दैट आई बी ड्रॉप ऑफ वाटर एंड मिक्स टू द रिवर एंड कैन नेवर एवर बी फाउंड. काश मैं पानी का खतरा होता, मैं कहीं मिल जाता और कभी भी मैं मेफिस्टोफेली को ना मिलता. अभी मेफिस्टोफेली आएगा और वो मुझे डैमिनेशन की तरफ ले जाएगा. और देयर इज नो एंड ऑफ द डैम सोल. और डैम्ड सोल जो होती है, गॉड के सामने रेफ्यूटेड सोल जो होती है, उसका कोई एंड नहीं होता उसकी टॉर्मेंट का. इट इज़ अ रिलीजियस प्ले. ये रिलीजियस उसके साथ इम्पल्स दी गई है साथ साथ बैकग्राउंड. और हर सोसाइटी का एक अपना ऑर्डर होता है भाई. हमारा ऑर्डर ये है कि हम एक गॉड को मानते हैं और वो हमें ऑर्डर देता है. हमारा ऑर्डर ये है. वो 3 गॉड को मानते हैं क्रिश्चियनिटी में, उनका वो ऑर्डर. हिंदू जो है वो कई गॉड गॉड्सेस को मानते हैं, उनका वो ऑर्डर है, वो उसके ज़रिए उसको करेक्ट करते हैं. ईच कल्चर हैज़ इट ओन मीनिंग ऑफ ऑर्डर. इट इज़ द डीपली इनग्राफ्टेड. इनग्राफ्टेड का मतलब होता है ज्वाइन. In its own cultural setting, there is an evident variation in the nature of the tragic disorder. It can be pride, verity, jealousy of a man, order or disorder, both vary in culture according to their interpretation of the life. हर कल्चर कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे उसको करता है ट्रांसलेट उसको,
वो उस तरह का ही उनका ऑर्डर होता। ये ऑर्डर की डेफिनेशन है, ऑर्डर डिसऑर्डर जो उसने कंसेप्ट दिया है। उसके बाद रैमंड मूव वेरी कॉशियसली टू द चैलेंज द फाउंडेशन ऑफ अनदर कस्टमरी बिलीव दैट द स्टेबिलिटी ऑफ अ बिलीव इज नीडेड फॉर ट्रेजेडी। स्टेबिलिटी ऑफ बिलीव ट्रेजेडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त कहता है ट्रेजेडी का एक ख़ास बिलीव होता था। नो पीपल से दैट देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ, भाई यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं है। डाउट इज़ द ओरिजिन ऑफ नॉलेज एंड नाउ पीपल टॉक अबाउट द relativism. They say that everything in a relative form, not in absolute. Only हम मुस्लिम ये कहते हैं कि absolute truth अल्लाह के पास, गॉड के पास है। absolute truth अगर किसी के पास है तो that belongs to God Almighty। यहाँ पे जो है बिखरा पड़ा है और ये relative form में है। उसके बाद मॉडर्न पीरियड इज़ अ पीरियड ऑफ द नो बिलीव। अब कहता है मॉडर्न पीरियड जो बिलीव ही नहीं है किसी ट्रेजेडी, फिर कहाँ से लाएं? स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए ट्रेजेडी के लिए। वहाँ पे बिलीव था, ट्रेजेडी बना दी। आंखें फोड़ेगा, मदर से शादी करेगा, बाप को कत्ल करेगा, आंखें फोड़ेगा, पोलो की कर्स है, दर बदर हो जाएगा। मॉडर्न पीरियड इज अ पीरियड विद नो बिलीव दस द ट्रेजेडी इज पॉसिबल। रैमंड से दैट दिस इज नॉट ट्रू इन द फेस ऑफ द फैक्ट। एलिजाबेथ एंड द जैकोबियन पीरियड इज अ मार्क विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेंशंस, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। एलिजाबेथन और जैकोबियन पीरियड जो है वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व था उस वक्त के राइटर। However, it is still produced the best tragedy, लेकिन उसमें भी ट्रेजेडी बड़ी बेस्ट प्रोड्यूस हुई। William is of the view that the important tragedy seemed to occur neither in the period of the real stability nor in the period of open decisive conflict. This is the possible only in the period of the conflict, where old beliefs are set against the new one. अब ट्रेजेडी कहता है ऐसे मामलात में ज़्यादा होती है जब ओल्ड बिलीव आके नए बिलीव के साथ टकराते हैं। आजकल का जो वर्क लिखा जा रहा है वो ओल्ड बिलीव नए बिलीव के साथ टकरा रहा है तो ट्रेजेडी बनती है। हाँ जी, आज की जो सोशल वैल्यू जो आज मैं बनना चाहता हूँ और जो मेरे सोसाइटी है, मैं अगर उसको बगावत करूँगा तो मैं एक ट्रेजिक फिगर बन जाऊँगा। जॉन प्रॉक्टर चर्च नहीं जाता, मानता नहीं है, एलिनेट रहता है, दूर रहता है, चर्च को कहता है ये तो एक दास्तान सुनाता है प्रीस्ट, ये क्या करता है, इतनी दूर से मैं इसकी बातें सुनने आता हूँ, ये झूठ बोलता रहता है, तो ट्रेजिक फिगर बन गया। जहां पे टकराएगा बिलीव कहता है वहां पे ट्रेजेडी अक्कर हो जाएगी। रैमंड विलियम dig deep into the meaning and action of tragedy. He says that the most common interpretations of tragedy is that it is actions in which the hero is destroyed or died. कि ये बिलीव था कि हीरो मर जाए, हीरो की डेथ हो जाए तो ट्रेजेडी होती है। लेकिन बहुत सारे हीरो जो हैं मॉडर्न ट्रेजेडी वो नहीं मरते, ट्रेजेडी फिर भी हो जाती है। ऑलमोस्ट ऑल द ट्रेजेडीज इन द फैक्ट दैट नेक्स्ट पैरा में आए, ये वही चीज़ है। कहता रैमंड विलियम बिलीव दैट दैट इज नॉट एन इररिपेयरेबल एक्शन इन ट्रेजेडी, rather focus is upon life that break from the fact of death. Death give meanings and importance to life. When we see death, naturally we draw together grief as a social duty of the burial. Death is absolute and all our living simply relative. हमारी सारी लिविंग जो है वो कहता है कि रिलेटिव है, उसमें बहुत सारे मसाले, कुछ ठीक है कुछ नहीं ठीक, मेरे लिए ठीक है वो आपके लिए ठीक नहीं है, कुछ कल्चर मुझे अच्छा लगता है आपको नहीं अच्छा लगता, आप यहाँ नहीं रहना चाहते, यूरोप वाले आपको लाइक नहीं करते, तो देयर आर सम relative form. So these truth or these things are in the relative form, but death is absolute reality. डेथ को तो सारे मानते हैं ना, हर किसी के ऊपर आती है absolute reality. Death is absolute and all our living simply relative. Death is necessary and all other human and are contingent. Death is universal and anything tied it quickly claim universality. The connection between tragedy and death is of course quite evident. ट्रेजेडी के साथ कहता है जो कनेक्शन है डेथ का वो एविडेंट है। कैसे? बट इन द रियलिटी इट इज़ अ वेरिएबल एज आवर रिस्पॉन्स टू डेथ इज वेरिएबल। रैमंड सेज दैट द ट्रेजिक एक्शन इज अबाउट डेथ इज येट नीड नॉट टू बी एंड विद द डेथ ऑफ हीरो। कि आप डेथ ऑफ हीरो के साथ ही ट्रेजेडी को बांध ना दें, इसके बगैर भी ट्रेजेडी हो सकती है। ये वैसे उसका कहना है, मानना है, वो इस चीज़ को मानता है। कहता रैमंड से दैट द ट्रेजिक एक्शन इज अबाउट डेथ इट येट इट नॉट बी टू द एंड ऑफ द डेथ ऑफ द हीरो, इट एंड विद द अफर्मेशंस ऑफ द सर्टन सोशल एंड रिलीजियस डॉगमा। कि अगर कुछ डॉगमा
और जो सर्टन सोशल जो हैं वो कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो वो खुद ही ट्रेजिडी बना देगा। ठीक है, मरना ज़रूरी नहीं है उसके बगैर भी। मैंने जॉन प्रॉक्टर की मिसाल दी, तो वो बेसिकली डॉगमेटिक और ऑर्थोडॉक्स पीपल उसको कर रहे हैं, प्योरिटन उसका ट्रायल कर रहे हैं। अगर आपने अमेरिकन लिटरेचर पढ़ा हुआ है उसमें देखें क्रूसिबल के अंदर। अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द ट्रेजिडी इज द एम्फेसिस ऑन इवल। क्लासिकल ट्रेजिडी थ्रो लाइट्स presence and transcendental evil, but the evil is not present in human being, is neglected। कहता है जो पुरानी ट्रेजेडी है, मैं वैसे बताता हूँ आपको, कहता है कि क्लासिकल जो ट्रेजेडी है उसके अंदर क्या है जी, आप ईवल जो है, ईवल फिगर जो है वो आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं जो टोटली इन मेटाफिजिकल इन बिलीव की नेचर में है। हाँ जी, ये बंदा ऐसा है तो ऐसा करेगा तो इसको सजा मिलेगी, ये गॉड को नहीं मानेगा तो सजा मिलेगी, गॉड गॉडसेस को नहीं मानेगा, ये फलां देवता को नहीं मानेगा, ये फला के सामने थोड़ा सा आवाज़ से बोल गया तो जो इसका डूम जो है लाजमी है। कहता उसमें जो आउटर जो चीज़ है उसको तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको तो फाइंड आउट किया जा रहा है, बट दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरनल इवेंट। आपको मॉडर्न ट्रेजेडी के अंदर इंटरनल जो एनालिसिस मिलेगा कि अंदर से राइटर क्या सोचता है, और वो क्रिएट करता है फिर ट्रेजेडी। टसल जब उससे पैदा होती है बाहर लोगों के साथ, अंदर क्या है और बाहर क्या है। टॉक अबाउट द सैमुअल टेलर कॉलरिज, ही सेज दैट वट एवर वी गिव्स नेचर, नेचर रिटर्न्स अस बैक। हम नेचर को जैसा देते हैं वैसा ही नेचर हमें देती है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं अंदर से बहुत ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, तो मुझे बाहर का मौसम ठीक लगेगा। बट वेन एवर आई एम नॉट हैप्पी फ्रॉम इनर साइड, nobody in the world can make me happy. If I'm innerly sad and dejected and totally in a stupefaction, is there anybody who can make me happy? I think there is no one who can make me happy because I am dejected by my heart. So the thing is that we have to live with our inner thing, and we in a modern tragedy, the dilemma is we find what is evil in the heart. What is interior evil? We're not talking about the outer metaphysical and the thing which is not in a concrete form. Hope you got the points, and tomorrow we'll come up with next assignment. Stay blessed and have a nice day.